हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजी नीट। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा डीपीपी का डिस्कशन चल रहा है। कौन सी डीपीपी? 12th स्टैंडर्ड का हमारा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ये हमारा जो टॉपिक है कौन सा वाला स्टूडेंट? जनरल वैल्यूज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो जनरल वैल्यूज का हम डीपीपी डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस को एक्सप्लोर करना सीखा है, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज सीखी थी इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू। उन्हीं पर बेस्ड और क्वेश्चंस के थ्रू उस टॉपिक को और कंसोलिडेट हम कर रहे हैं। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में। यानी कि किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड अगर आप देखें, या फिर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, या फिर और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई नीट, सीयूईटी, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में पूरे के पूरे प्रोग्राम कंप्लीट कोर्सेज, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड मॉड, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे तरीके से पूरा प्रोग्राम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको डिलीवर की जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com के थ्रू। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे हमारे डीपीपी के पार्ट 2 के डिस्कशन को, जहां पर हम और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस, विड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आता है। सबसे पहली स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम हर एक चैप्टर के एक एक सिंगल टॉपिक को डिटेल में, मतलब बहुत कॉम्प्रहेंसिवली आपसे डिस्कस करते हैं, ताकि हर एक कंसेप्ट को काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल के साथ आपको कंसोलिडेट करवाया जा सके और उसे और मजबूत और बेहतर बनाया जा सके। ना सिर्फ टॉपिक्स बहुत डिटेल में समझाए जाते हैं स्टूडेंट्स, बल्कि ऑफ कोर्स हर एक टॉपिक के कंप्लीशन पर आपको उसकी डीपीपी प्रोवाइड की जाती है www.magnetbrains.com पर डीपीपी। और ना सिर्फ डीपीपी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती है, बल्कि आपको डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी क्रिएट करके दिया जाता है, ताकि आप अपने आंसर्स, अपनी अप्रोचेस समझ सकें और अच्छे से उसे वेरीफाई और वैलिडेट कर पाएं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम इंश्योर करते हैं कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज हो सकें। यानी कि हर एक तरह का क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि ट्राई करें, ताकि आप हर एक तरह के क्वेश्चन से डील करना सीख पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ आप एक्सप्लोर करें, ताकि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आप फेस करें तो उसे कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर पाएं। विद दैट स्टूडेंट्स, हम ये अलग अलग तरीकों से करेंगे, जैसे कि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो इस एग्जाम को लेकर। मेरा पर्सनली ऐसा मानना रहा है कि जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उस एग्जाम की आपको होगी। ना सिर्फ जेईई मेंस, बल्कि स्टूडेंट जेईई एडवांस की भी। और आप देख पाओगे कि चीज़ें कितनी स्मूथ हैं। अगर आप ठीक से तैयारी कर रहे हो तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी बेशक टफ नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्लान किए जाएंगे, यानी कि आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई करवा सकते हैं, आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ भी आपको एक बटन दिखाई देगा, आस्क योर डाउट। वहाँ क्लिक करिए, एक फॉर्म ओपन होगा, अपने डाउट का फोटोग्राफ क्लिक करिए, उसे प्रॉपरली क्रॉप करिए, सही से रिजोल्यूशन में फोटो क्लिक करिए और उसे सही एक एप्ट रिमार्क के साथ हमें फॉरवर्ड करिए कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आपके सारे डाउट्स एक्यूमुलेट करके हम उन्हें कंबाइन लेक्चर में एड्रेस करेंगे और आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करेंगे, यानी आपके सारे डाउट्स भी अनरिजॉल्व नहीं जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्लान किए जा रहे हैं, मतलब आपके हर चैप्टर के टेस्ट होंगे, ताकि आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएं। आप उस चैप्टर पे देख पाएं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, उस चैप्टर पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं और उस चैप्टर पे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। कहीं कोई पार्ट वीक तो नहीं है, किसी पार्ट को रिवाइज कर लेना चाहिए, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो उस चैप्टर वाइज टेस्ट के इवैल्यूएशन के थ्रू। आपका सेल्फ असेसमेंट आप कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कोई भी चीज़ आती है, कोई भी गाइडेंस, कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, हर वो चीज़ जो शायद नॉन अकेडमिकली आपके एकेडमिक से रिलेटेड है, जो आपकी पढ़ाई को शायद और अच्छा मजबूत बना सकती है और बेहतर बना सकती है, आप और शार्पन कर सकते हैं अपनी तैयारी, उस चीज़ को लेकर भी हम गाइडेंस देते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जाम को लेकर कोई टिप्स, कोई स्ट्रैटेजी, कोई सब्जेक्ट को लेकर कोई गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट, इस तरीके से सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर हमेशा कन्वे करते चलेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, आपके वन शॉट रिविजन भी क्रिएट होंगे, यानी कि एक प्रिसाइज, एक कंसाइज, एक शॉर्ट वन शॉट रिविजन, जिसमें डिटेल में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि आप एग्जाम के वक्त बहुत ज़्यादा एंग्शियस ना हो और कॉन्फिडेंटली सारे चैप्टर्स का रिवीजन करने के बाद अपनी एग्जाम दें, ताकि आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को फेस कर पाएँ और इस बेचैनी के साथ ना जाए कि कुछ छूट रहा है, कुछ कर दिया है, कुछ नहीं हो पाया है।
पूरे तरीके से एक अच्छा रिवीजन लेकर आप अच्छे से अपनी एग्जाम दें। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आपकी जेईई मेंस और एडवांस के हम मॉक्स भी प्लान करेंगे, यानी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ताकि एक्चुअल एग्जाम को फेस करने से पहले कई दफ़ा आप उस एग्जाम को फेस कर चुके हों मॉक्स के थ्रू। तो जितनी भी गलतियाँ हो जानी है, मैक्सिमम गलतियाँ या जितनी भी चीज़ें आप बेहतर बना सकते हैं, अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो भी आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं वो इन मॉक्स के दौरान कर लें, ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ निकाल कर आएँ और अच्छे से अपना रिजल्ट या स्कोर या परसेंटाइल ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है। और अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे DPP के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में जहां हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, वही सारी चीज़ें हम अब इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। और जैसा हम जानते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले खुद से ट्राई करें, एक बार खुद से अटेम्प्ट करें और मुझे रिमार्क में, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपके इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये भी बताएं कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट किया। तो दोनों चीज़ें डिस्कस करिए, व्हाट एंड हाउ। एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। आई होप आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चंस ट्राई ज़रूर करते हैं। मेरा कहना है कि सर क्या सही होगा, क्या मैं ऐसा करूँ tan इनवर्स ऑफ A प्लस tan इनवर्स ऑफ B, पहले वो फॉर्मूला लगाऊँ फिर tan इनवर्स C के साथ ट्राई करूँ, मतलब आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। या फिर सर tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स Z का सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करें। आई थिंक ये भी किया जा सकता है। क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर ये सारी बातें मैं एक तरफ रखते हुए अगर सीधे सीधे सोचना चाहूँ, जैसे कि मैं अगर आपको बात समझाना चाहूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो सीन है, ये सीन कुछ ऐसा बन जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z। मैं आपको रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ कि इसके लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था। पहले आप लिखते हो S1 यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वन टर्म टेकन एट अ टाइम, मतलब एक एक टर्म लेते हैं। फिर आप क्या लेते हैं, पहले x वन टर्म, फिर एक टर्म y, फिर वन टर्म z, फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ये आ जाता है S1। फिर आप S3 लेते हो। S3 क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स 3 टेकन एट टाइम, क्योंकि अभी एक टर्म था तो आप पहले न्यूमरेटर में 1 1 मतलब ऑड टर्म्स लेते हो 1 3 5 7 ऐसे, और डिनोमिनेटर में 2 4 6 8 ऐसे लेते हो। तो अब जब आप 3 टर्म्स लोगे तो 3 टर्म्स क्या होंगी स्टूडेंट्स, आप प्रोडक्ट ले लोगे तीनों का तो वो हो जाता है x y z। अब डिनोमिनेटर में आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में भी बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन आप करते हो, 1 माइनस आप लिखते हो S2। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है। तो S2 में क्या लिखते हो आप, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स टेकन एट अ टाइम। तो आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, दो टर्म्स, तो पहले क्या ले लोगे, आप ले लोगे x y, फिर क्या ले लोगे आप y z, फिर क्या ले लोगे आप एक्स जेड या जेड एक्स, और फिर 4 टर्म्स, बट 4 टर्म्स का स्कोप ही नहीं है। वैसे ही वहाँ पे 5 टर्म्स करते हैं, वो S5 S7 S4 S6, इनका स्कोप ही नहीं है क्योंकि अब इससे ज़्यादा टर्म्स ही नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। आई होप आपको हिंट समझ आई। मैं चाहूँगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को वर्कआउट करिए। आई होप आपको क्लिक हुआ। एक बार ज़रा ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए स्टूडेंट्स और आंसर आएगा। देखो कैसे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, यही बात यहाँ पर अप्लाई करते हैं, है ना। वन टर्म टेकन एट टाइम, तो वन टर्म टेकन एट टाइम में एक एक चीज़ निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं एक साथ पूरा नहीं कर रहा हूँ वरना आप बहुत घबरा जाओगे। तो पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके करता हूँ, तो पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लूँगा और फिर मैं इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लूँगा, है ना। तो हम इन अलग अलग पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व करें। तो पहले ये निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाने वाला है, ध्यान से सुनिए सर। x प्लस वाई प्लस जेड अगर निकाला तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना। तो कैसे करेंगे सर, मेरे ख्याल से जो कर लेना चाहिए वो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ a टाइम्स a p a प्लस b प्लस c, है ना। ये भी कुछ दिख रहा है और ये भी कुछ दिख रहा है। एक छोटा सा प्रॉब्लम सर मुझे नजर आ रहा है कि अगर तीनों के डिनोमिनेटर में a, मतलब यहाँ पे भी ABC होता, मैं और इजीली ऐड कर पाता। तो आई थिंक बहुत टफ वो काम नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे BC है, a नहीं है ना, तो a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इन टर्म्स को और अच्छे से लिखना चाहूँ, क्योंकि मैं दिस प्लस दिस x प्लस वाई प्लस जेड निकालना चाह रहा हूँ, तो जब आप x प्लस वाई प्लस जेड निकाल रहे हो मतलब आप S1 निकाल रहे हो, है ना। याद है ना स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला। अगर हमारे फॉर्मूले को मैं S1 S2 की फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो याद करिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा होता है tan इनवर्स ऑफ, है ना, ये कुछ लिखा होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, तो आप इसको कैसे लिखते हो, आप लिखते हो S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2। तो अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, S1 सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वन टर्म टेकन एट अ टाइम, है ना। तो जब आप S1 निकाल रहे हो तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी आप क्या निकाल रहे हो, बहुत ध्यान से ना, अंडर रूट ओवर दिस a टाइम्स a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा a स्क्वायर टाइम्स a प्लस b प्लस c और डिनोमिनेटर में abc। ऐसे यहाँ भी abc ले आएंगे क्योंकि b से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, डिनोमिनेटर में तो abc है, तो रूट abc डिनोमिनेटर में आ जाना तय है। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो डिनोमिनेटर में जब तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाना तय है सर, अंडर रूट ओवर abc, है ना।
ये तो आ जाना तय है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल अलग से लिख सकते हैं। अब ऊपर क्या बच रहा है सर न्यूमरेटर में, इस बात पे गौर फरमाइए। सर यहाँ पर देखो ये बन जा रहा है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी। तो कैन आई से सर इन अ बेटर लैंग्वेज, अगर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, अगर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा सर, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे आपने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो ये बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या बच जाएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, वो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच रहा था वो कुछ ऐसा सा बच जाएगा। और आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आया जो मैं कहना चाह रहा था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर और यहाँ पर होगा सी स्क्वायर। तो वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में से यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया और यहाँ से भी कॉमन लिया। आई होप मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर दे रहा हूँ और आपको एक एक स्टेप समझ आ रही है। अगर इन केस अगर आपको लग रहा है किसी से शायद डिफिकल्ट हो रही है तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स, जो आपका एक्स है वो है ए टाइम्स, मैं लिख देता हूँ ताकि शायद अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो इस चीज़ से कन्फ्यूज ना हो। ये लिखा हुआ है ए टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है बी सी, ये आपका एक्स है। तो हम यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका बन जा रहा है एक्स, है ना। फिर अगर मैं वाई की बात करूँ, है ना, अगर मैं वाई की बात करूँ तो वाई का बन जा रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से ना, वाई में जो है वो वही है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सी ए। तो सी ए और न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है बी, तो मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर ए बी सी। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बी से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली जब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी पैटर्न के आधार पर क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाने वाला है, अगर आप पूरा ओवरऑल एक डिनोमिनेटर लगाना चाहें तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर बनेगा वो बन जाएगा ए बी सी यहाँ पर भी। आई होप अब चीज़ें आसानी से आपको नज़र आ रही हैं। और अगर अब चीज़ें आसानी से नज़र आ रही हैं तो मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि क्या मैं यहीं से मैं चलो एक और काम कर देता हूँ, ये ए स्क्वायर को कॉमन लेके हम यहाँ बाहर लिख सकते हैं ए, है ना। मैं इस ए को बाहर लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसा, इस बी स्क्वायर को कॉमन लेकर हम बाहर लिख सकते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम इसे लिख सकते हैं बी। और यहाँ पर सिमिलरली सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर बाहर निकाल कर हम उसे क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं सी। तो आई थिंक अब चीज़ें आसान है, अब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि तीनों ही पार्ट्स आइडेंटिकल हैं। क्या आपको नजर आ रहा है? तो इसे और बेहतर लैंग्वेज में मैं चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अवॉइड करेंगे हम इसे लिखना है स्टूडेंट्स, हम इसे लिखने के बजाय हम इसे और बेहतर लैंग्वेज में कैसा लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करके सिंप्लीफाई करने वाला था, बट मेरे ख्याल से ये एक और अच्छा और आसान तरीका हमें दिख रहा है। हमें क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ये वाला पार्ट। अगर यहाँ से आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो इसे आप अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करिए। यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या लिख रहे हैं अभी हम x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। और हम इवैल्यूएट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड है। और हम ओवरऑल इवैल्यूएट क्या करने वाले हैं, हम इवैल्यूएट करने वाले हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, जिसे अगर मैं S1 S2 वाली लैंग्वेज में लिख रहा था तो उसे हम क्या लिखते हैं S1 माइनस S3 अपॉन S2, मतलब रियली सॉरी, अपॉन 1 माइनस S2, फिर प्लस आता है S4, ऐसे चलता चला जाता है, बट तीन ही टर्म से तो यहीं आकर रुक जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये आ रहा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इनमें से कॉमन लिया तो ये a b c कॉमन आ जाने वाला है, क्योंकि ये पार्ट आइडेंटिकल है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आई होप आपको ये नज़र आ रहा है कि सर जो आपका S1 आने वाला है, जो आपका S1 आने वाला है उसमें पहली बात तो आपको a प्लस बी प्लस सी दिखना तय है, और अंडर रूट के अंदर a प्लस बी प्लस सी वापस दिखना तय है, जिसे मैं चाहूँ तो पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/2 है। तो ये चीज़ कुछ मुझे ऐसी नज़र आ रही है S1 की, जहाँ तक मैं बात करूँ ये हमारा क्या आता है स्टूडेंट्स S1, है ना। अब अगर मैं बात करूँ आपसे S3 निकालने की, तो आई थिंक S3 निकालना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हम S1 निकाल चुके हैं तो इसे यहाँ से हटा देते हैं, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब अगर सर मैं निकालना चाहूँ S3, लेट्स से फॉर अ व्हाइल S3, तो X3 क्या है सर, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स टेकन एट ए टाइम। तो तीन टर्म्स लेकर प्रोडक्ट, तो तीन ही टर्म्स है तो एक्स वाई जेड एक ही पेयर बन रहा है। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट लेना चाहा तो वापस ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या बनने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो तीनों के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तीनों के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, और अगर तीनों के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो एक कॉमन अंडर रूट ले सकते हैं। इस एजम्पशन का हम फायदा उठा सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट जैसा क्रिएट नहीं हो रहा है सिनेरियो। और इसी बात के साथ अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो देखो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो इसका क्यूब बनेगा, है ना। फिर क्या बनेगा a b c, और ये भी बनेगा a b b c और c है, इन तीनों का प्रोडक्ट। तो बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स क्या बनने वाला है। आई होप यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। तो जब आप इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं, जब आप इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स तो क्या बन जाता है, बहुत ध्यान सुनिए। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच रहा था, हमारे पास a b और c, मतलब क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी का तो क्यूब बन जाने वाला है, तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब बन जाना तय है। क्यों बन जा रहा है स्टूडेंट्स, आई होप आपको नजर आ रहा है, क्योंकि
दिस एंड दिस आर पार्ट आइडेंटिकल। अब एक और छोटी सी चीज़ हो रही है सर, न्यूमरेटर में ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इन अ मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो न्यूमरेटर में आपको कुछ ऐसा ए बी सी मिलेगा, और अगर ये अंडर रूट, अगर एक कॉमन अंडर रूट आप बना के रखना चाहो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर में आपको ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिलेगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? और अगर आप यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़े स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से बहुत टफ पार्ट नहीं है। आप सिंपली ये नज़र देख पा रहे हो चीज़ें स्टूडेंट्स की, ये ए बी सी से ये एक ए बी और एक बी सी कैंसिल, और अगर आपने अब अंडर रूट लगाया तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब की पावर 1/2 यानी हो जाता है 3/2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या बचता है सर, वो बचता है ए बी सी की पावर 1/2। ये आपका आता है स्टूडेंट्स S3। सर अगर मैं S1 पे थोड़ी नज़र डालूं, तो मुझे S1 भी बड़ा मज़ेदार सा एक्सप्रेशन दिखता है। सर अगर आप S1 को ध्यान से देखें तो S1 क्या है सर, a प्लस बी प्लस सी की पावर 1, a प्लस बी प्लस सी की पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है 3/2, है ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो S1 को सर अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ए बी सी की पावर 1/2। सर एक बड़ी मज़ेदार सी घटना यहाँ पर प्रोसेस में आ रही है सर, S1 जो है वैसा ही फॉर्चुनेटली S3 है। क्या आपको नज़र आ रहा है सर, जैसा S1 है वैसा ही S3 है। और अगर मैं आपसे बात करूं सर कि जब आप निकालना चाह रहे थे tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात देखी सर कि S1 और S3 अगर इक्वल हैं, S1 और S3 अगर इक्वल हैं, तो जो आप ये निकालना चाह रहे हो सर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, जो x और y और z हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं, वो वही एक्सप्रेशन है हमारे तीन बड़े बड़े, उसमें अगर S1 और S3 ही अगर इक्वल हैं तो ये हो जाएगा 0/1 माइनस S2, यानी क्लियरली कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट 0, और ये एक्सप्रेशन 0 है। मतलब मुझे ज़्यादा चिंता करने, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है सर? क्योंकि tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस जब आपने किया तो ये कितना आता है स्टूडेंट्स, ये निकल के आता है tan इनवर्स। अच्छा बाय द वे मैंने एक छोटा सा करेक्शन नहीं किया स्टूडेंट्स, छोटा सा करेक्शन ये कि जब आप लिखते हो, मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, ये जो लिखते हो आप स्टूडेंट्स से क्या आता है, यहाँ पे आपको tan इनवर्स लिखना भी ज़रूरी है ना। ये मैंने एक छोटा सा पार्ट मिस किया, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, है ना, ये छोटा सा पार्ट। आई होप ये बात आपको समझ आई। कहीं और भी अगर मैंने ऐसी गलती की है तो मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ। आई थिंक और कहीं तो नहीं किया, यहाँ भी इसे लिखना ज़रूरी था स्टूडेंट्स। ये जो आप लिखते हैं इसे आप लिखते हैं क्या, इसे आप लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, है ना। आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बात नोटिस की होगी, इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं हुए। ओवरऑल पॉइंट बड़ा सिंपल सा था। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स दिस टर्न्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 0, एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है 0, क्योंकि याद करिए स्टूडेंट्स tan इनवर्स का ग्राफ कुछ बड़ा मज़ेदार सा ग्राफ होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, याद करिए सर, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा जा रहा होता है ना, तो 0 पे 0 ही होता है। तो इस तर्ज पे हम कहेंगे कि tan इनवर्स 0 ही होगा, और आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी, सी बी और ए तो होने से रहे। आप एनीवे सी को तो एलिमिनेट कर ही सकते थे स्टूडेंट्स, सी को इसलिए एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, tan इनवर्स एक्स का अगर हम ग्राफ याद करें तो हमेशा -π/2 से π/2 तक ही होता है, तो वैसे भी इसका वहाँ जाना मुश्किल था। खैर वो 3 वैल्यूज़ ऐड हो रही थी तो शायद वो ऐड होकर चला जाता, खैर वो बात एक अलग थी। पर अगर एक मोटी मोटी मैं बात करूँ और हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्लियरली 0 ही आना तय है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला और इसका ये एक अप्लाई करने का तरीका समझ आया। अगर इन केस कोई भी कन्फ्यूजन हुई है तो मैं एक बार जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ इस वाले फॉर्मूले को, ताकि आप इसे ना भूलें। tan इनवर्स ऑफ, लेट्स से मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, ऐसी कुछ वैल्यूज़ हैं, आई डोंट नो कितनी है, ऐसी कुछ वैल्यूज़ को, मतलब रियली सॉरी मैंने यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा है ना इसको, अगर मैंने कुछ तो गड़बड़ की है ना, यहाँ पर ये गड़बड़ ये की है स्टूडेंट्स कि आप इसे ऐसा नहीं लिखते हो, ये छोटा सा पार्ट मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा कि आप इसे ऐसा नहीं लिखते हो, है ना। अच्छा हुआ वो याद आया, तो इसी तरीके से मैं दिखा दूंगा कि ये जो होगा ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो ये वाला फॉर्मूला होता है ना। रियली सॉरी अगर मैंने ऐसा कहीं और भी लिख दिया है और अगर आपको कंफ्यूज कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हमने वैसे लिखा है, तो आई होप यहाँ पर भी आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और आपको चीज़ें याद होंगी। और इन बारीकियों का ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स कि ये कुछ ऐसा होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, है ना, उस बात में फ़र्क है। वहाँ पे आप अलग अलग वैल्यूज़ को ऐड करके उनका tan इनवर्स ले रहे थे, यहाँ पे अलग अलग एंगल्स को ऐड कर रहे हो, है ना, जो अलग अलग वैल्यूज़ का tan इनवर्स लेके उनको ऐड कर रहे हो, दोनों अलग अलग बातें, ये बातें सेम नहीं है, इन दोनों बातों में फ़र्क है ना। यानी इस बात को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये बात मैं नहीं समझाना चाह रहा हूँ, ये गलत है। जो सही है वो क्या है स्टूडेंट्स, मान के देखो, अगर आपको कभी भी ऐसा दिया जाता है tan इनवर्स a प्लस लेट्स से आपको कोई कहे tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स सी, है ना, ऐसा कुछ कहे और ये चलता ही चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले लिखेंगे S1 यानी
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वन टर्म टेकन एट ए टाइम, मतलब एक एक टर्म ले लो आप, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे चलता चला जाना है ना, एक एक टर्म ले लो। फिर आप लिखोगे S1 लिखा, अब अगला ऑड S3 ले लो, लेकिन अगर S1 पॉजिटिव था तो S3 नेगेटिव होगा। अब S3 का मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स टेकन एट ए टाइम, है ना। 3 टर्म्स मतलब कैसे, आप ले लो ABC, फिर जैसे आप ले लो ACD, ऐसे आप 3 टर्म्स के जितने भी पेयर्स बन सकते हो बना लो। अब ऑब्वियसली आपने यहाँ माइनस लगाया, तो अब S5 जब लोगे तो उसके आगे आएगा प्लस, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स टेकन एट ए टाइम, ऐसे चलता चला जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जब आप लिखोगे तो आप उसको लिखते हो पहले तो 1 तो आता ही है 1, अब लिखोगे आप माइनस S2 मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स टेकन एट ए टाइम, मतलब दो टर्म्स। तो जैसे कैसे स्टूडेंट्स AB, फिर जैसे कैसे AC, फिर ऐसे करते करते आप दो टर्म्स कर लेते हो। फिर क्या करोगे स्टूडेंट्स, अगर S2 नेगेटिव है तो अब S4 आएगा, लेकिन S4 आएगा प्लस साइन के साथ, और S4 मतलब क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स टेकन एट अ टाइम। ऐसे कैसे स्टूडेंट्स, यानी ABCD, फिर जैसे कि BCDE, ऐसे अलग अलग 4 टर्म्स के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे, और ऐसे कहानी चलती चली जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्मूला बता, खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आपके लिए कभी नहीं आता है, आपके लिए वही 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला आता है, जिसको लेकर आई एम वेरी श्योर कन्फ्यूजन नहीं है। बट इन केस अगर कहीं से भी कोई डाउट अराइज हो रहा है तो इसे प्लीज़ अच्छे से समझ के रख लो। ये जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है tan इनवर्स x, कहीं भी कोई डाउट रह गया है तो इसे अच्छे से समझ लिए, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। और ये फॉर्मूला क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इसे याद रखिएगा, S1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक एक टर्म का सम, माइनस S3 क्या होगा, तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट का सम, डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2, और S2 कितना होता है स्टूडेंट्स, दो टर्म्स यानी XY YZ और कितना स्टूडेंट्स ZX, इन तीनों का सम था, बट आगे नेगेटिव साइन है तो तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का याद रखिएगा। बेशक फिर से मैंने वही गलती की, यहाँ पे मुझे tan इनवर्स भी लिखना चाहिए था, तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप इसके आगे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ दिस, है ना। तो ये छोटी सी गलतियां हैं स्टूडेंट्स, इनका ध्यान रखिएगा, इन्हें अवॉइड करिएगा। तो इस तरीके से आप इसको इवैल्यूएट करते हैं। आई होप ये प्रॉपर्टी याद रहेगी, ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्योंकि इस पर बेस्ड आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, इस पर बेस्ड हम काफ़ी सारी चीज़ें आज एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ये एक और शानदार सा क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन, इसे ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए और ट्राई करिए। थोड़ी सी अगर मैं हिंट देना चाहूँ तो जो हमारा टॉपिक है सीक्वेंस इन सीरीज, जो प्रोग्रेशन आपने पढ़ी रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वहाँ का कोई कंसेप्ट शायद यहाँ यूज़ होने वाला है। तो एक बार ज़रा इसे देखिए, मुझे समझ के बताइए कि इस क्वेश्चन में आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है, कैसे मार्क किया है और कैसे फिगर आउट किया है। ज़रा हिंट दीजिए स्टूडेंट्स कमेंट में लिखकर, फिर हम आगे हमारी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जल्दी से आंसर निकालिए स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्लिक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन ना सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बल्कि यहाँ पर तो सर tan इनवर्स बेशक चला आ रहा है, बट A1 A2 A3 AN अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं और उनका कॉमन रेशो है D। तो आई थिंक सर चीज़ें बदल गई, चीज़ें वैसी नहीं है जैसी एग्जैक्टली सिंपल बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस पर होती हैं। यहाँ पर ITF के साथ साथ हमारा सीक्वेंस इन सीरीज का कंसेप्ट भी यूज़ हो रहा है। तो कैसे अप्लाई करेंगे सर, आई होप प्रोसेस बड़ी आसान है, सीधा सा फंडा है। पहले इस एक्सप्रेशन में कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, इस एक्सप्रेशन में कोई ना कोई सिनेरियो वर्कआउट करने की कोशिश करो। मेरा सजेशन है कि ज़रा इस वाले टर्म को देखने की कोशिश करो, इस वाले पार्ट को देखो, बस इसे देखो, tan इनवर्स ऑफ D अपॉन 1 प्लस A1 A2, अगर बस इस टर्म को देखूँ तो मेरा ये कहना है, अगर पहली टर्म को अगर मैं आपके सामने लिखूँ तो पहली टर्म जो लिखी हुई है उसे मैं अपने पर्सपेक्टिव से लिखना चाहूँ तो देखो, बाहर तो 10 है, बाहर वाला 10 एक तरफ रखा हुआ है ना। अब जो अंदर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ उस बात पे गौर फरमाइए। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है सर, न्यूमरेटर में D लिखा हुआ है, न्यूमरेटर का D हम लेकर आएंगे, पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा है सर, डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस A1 A2। सर मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, इसे देखकर कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स की, सर अगर आप ये याद कर पा रहे हो, इसे याद रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत जगह काम आता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये उन्होंने एक जेनेरिक केस दे दिया है, ऐसे कंसेप्ट पर बेस्ड, ऐसे एक्सप्रेशन पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और वो इस तरीके से ही सॉल्व होते हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो एक जेनेरिक केस मैं आपको बता देने वाला हूँ और इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऑलमोस्ट हर चैप्टर में बनते ही हैं। तो इस सिनेरियो को याद रखना, ये बहुत काम आता है स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से समझना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप पहले तो यहाँ से शुरुआत करो स्टूडेंट्स। क्या मुझे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पता है सर? शायद मुझे पता है सर। ये जो होता है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ कितना स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में वी राइट x माइनस वाई, बट डिनोमिनेटर में वी राइट इट एज 1 प्लस एक्स वाई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो 1 प्लस एक्स वाई है, ये तो मुझे कुछ दिख रहा है। अगर 1 प्लस एक्स वाई जैसा कुछ दिख रहा है तो क्या न्यूमरेटर में मैं x1 x माइनस वाई लिख सकता हूँ? आई होप हम लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या a1 a2 को मैं a2 a1 लिख सकता हूँ? आई होप इससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लिखा तो a1 a2 को a2 a1 लिखने में कोई बुराई नहीं है। और अगर ऐसा लिखा तो क्या न्यूमरेटर में मैं a2 माइनस a1 ले आऊँ?
कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ सर आपने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये कर दी कि सर यहाँ पे तो डी था, सर यहाँ पे तो डी था और आपने तो A2 A1 लिख दिया। हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, हमने A2 A1 लिख के कोई गलती नहीं की। आप इस बात को समझो, जब आप A2 A1 लिख रहे हो, चूंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है सर? फर्स्ट टर्म कितनी है सर? फर्स्ट टर्म है A1, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है सर? नेक्स्ट टर्म है A2, फिर अगली टर्म क्या है सर? A3, और ऐसे करते करते टर्म्स चलती चली जा रही हैं, है ना? कहीं एक और टर्म है AN। सर अगर फर्स्ट टर्म है A1 तो A2 टर्म क्या है सर? A2 कुछ नहीं है, A2 जो है वो है फर्स्ट टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? सर A3 क्या है? A3 कुछ नहीं है सर, सेकेंड टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस। ऐसे करते करते कहानी चलती चली जा रही है। मतलब सर बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, अगर इस टर्म में से इस टर्म का डिफरेंस निकालें तो वो कॉमन डिफरेंस ही तो आएगा। और यही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि सर हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में कोई एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने से मिलती चली जाती है। अगर A3 अटेन करना है तो A2 में वही फिक्स्ड वैल्यू D ऐड करते जाओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ A2 माइनस A1 कितना होगा? D। A3 माइनस A2 कितना होगा? D। A4 माइनस A3 कितना होगा? D। और AN माइनस AN माइनस 1 जो इसके जस्ट पहले वाली टर्म होगी वो भी कितना होगा? D। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए, है ना? अब अगर इस तर्ज पे मैंने चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश की तो सर सीधी सी चीज़ें हैं। अगर आप देखो तो आपने कुछ गलत नहीं किया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? D। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट्स? D। उस D को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? प्लीज़ इस बात पे गौर फरमाइए, A1 प्लस D माइनस A1। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है ऐसा लिखने का औचित्य या मोटिव क्या है। अगर ऐसा लिख दिया तो आई थिंक मैं जो कहना चाह रहा था आपको A2 माइनस A1 वो हम लिख पा रहे थे, और वैसा क्यों लिखा कि आपको क्लिक हुआ। आई होप आपको क्लिक हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा कोई प्रॉपर्टी या फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। सर इसी तरीके से अब मैं अगली टर्म अगर लिखना चाहूँ तो नेक्स्ट टर्म क्या दिख रही है सर? नेक्स्ट टर्म भी देखो क्या है, tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A2 A3। बहुत बढ़िया। जो नेक्स्ट टर्म है सर वो है tan इनवर्स D अपॉन को बाद में बात करेंगे। ये लिखा है 1 प्लस A2 A3। क्या इससे भी मैं A3 A2 लिख सकता हूँ? और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ A3 मतलब A3 को मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स क्या? A3 को मैं लिखता हूँ A2 प्लस D माइनस A2। आई होप हमने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि A2 से A2 कैंसिल, बचा D, तो वही बात वापस बच जा रही है। और इस तरीके से कहानी जब चलती चली जाएगी तो कहानी कहाँ तक जाएगी? आखिरी टर्म तक। और आखिरी टर्म में क्या है स्टूडेंट्स? लास्ट टर्म में लिखा हुआ है tan इनवर्स। न्यूमरेटर में तो D लिखा हुआ है सर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस AN माइनस 1 AN, है ना? तो जो डिनोमिनेटर है पहले उसको लिखते हैं 1 प्लस AN माइनस 1 इंटू AN। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ AN इंटू AN माइनस 1। पहली बात तो ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूमरेटर में मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? मुझे न्यूमरेटर में चाहिए D। मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए स्टूडेंट्स? D। अगर न्यूमरेटर में D चाहिए तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ? प्लीज़ ध्यान से सुनिए सर, AN माइनस 1 प्लस D माइनस AN। आई होप हमने वापस से कोई चेंजेस नहीं लेकर आए और क्वेश्चन अभी भी हमारा अनअफेक्टेड ही है। क्वेश्चन अभी भी हमारा वही ओरिजिनल क्वेश्चन ही है, हमने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, पर हमारा इसको देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया। कैसे बदल गया सर? सर आप समझो बात को, अब प्लीज़ इस बात को समझो सर कि अब जो आपका एक्सप्रेशन है वो है tan इनवर्स ऑफ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए सर, A1 प्लस D क्या है? A1 में D ऐड किया, A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी ना, वो क्या होगी? A2। तो आप लिख रहे हो सर tan इनवर्स ऑफ A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A2 A1। क्या आपको नजर आया सर? नेक्स्ट टर्म को अगर आप देखो तो नेक्स्ट टर्म में लिख रहे हो आप tan इनवर्स। सर अब आपने किया A2 प्लस D, तो A2 में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? A3। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा A3 माइनस A2 अपॉन कितना है स्टूडेंट्स? 1 प्लस A3 A2। आई होप ये भी बात आपको समझ आई। और सर ऐसा करते करते अगर आप चले जा रहे हैं तो आपको आखिर में इस तरीके से जो टर्म मिलेगी वो लास्ट टर्म क्या हो जा रही है सर? वो हो जा रही है tan इनवर्स ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिए सर, AN माइनस 1 प्लस D, मतलब सेकेंड लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो लास्ट टर्म वो क्या होती है स्टूडेंट्स? AN। तो ये हो जाती है AN माइनस, ये कितना है? ये तो क्लियरली AN ही था, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की स्टूडेंट्स? आई थिंक कुछ गड़बड़ तो की है। अगर यहाँ से AN सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसे मुझे लिखना होगा AN माइनस 1, है ना? सो दिस शुड हैव बीन AN माइनस 1। अ स्मॉल करेक्शन स्टूडेंट्स, दिस शुड हैव बीन AN माइनस 1, तभी जाकर वो पार्ट जस्टिफाइड होगा क्योंकि AN माइनस 1 से AN माइनस 1 कैंसिल और बचेगा D, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में हर बार क्या चाहिए होता है स्टूडेंट्स? D। तो एक छोटा सा करेक्शन, वहाँ AN माइनस 1 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? AN माइनस 1 में D ऐड किया तो नेक्स्ट टाइम यानी AN, और यहाँ पे क्या बच रहा है? ये तो ऑलरेडी क्या है? A ऑफ N माइनस 1 डिवाइडेड बाई वॉट? डिवाइडेड बाई 1 प्लस AN टाइम्स AN माइनस 1। आई होप ये पूरा
सिनेरियो बहुत ही बेहतरीन और क्लियर तरीके से आपको समझ आ रहा है। ये प्लीज़ बहुत अच्छे से समझ लेना आपके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब मैं एक जनरल सिनेरियो बना रहा हूँ और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अलग अलग तरीक़ों से पूछे जाते हैं। तो इस सिनेरियो को प्लीज़ याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है ना, ऐसा कई बार होता है, कई सारे क्वेश्चन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। आपको कई बार इस तरीके के सिनेरियो से गुजरना होगा, जो मैं फिलहाल अभी आपको सिखाने की कोशिश करूँ। सर अगर अब आप ध्यान से देखें तो बाहर तो 10 है, बाहर तो एक 10 है, ठीक है सर, बाहर एक 10 है। लेकिन सर अगर आप अंदर ध्यान से देखें तो आपके पास लिखा हुआ है 10 इनवर्स। अब वही फॉर्मूला वापस अगर आप लगाना चाहें तो ये क्या लिखा है, 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और वो क्या होता है सर, वो होता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। मतलब मैं क्या लिखूंगा, 10 इनवर्स a2 माइनस 10 इनवर्स a1। आई होप आपको बात समझ आई। तो मैं इसे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं इसे लिखूंगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, 10 इनवर्स ऑफ a2 माइनस 10 इनवर्स ऑफ a1, है ना। फिर अगर आप ध्यान से देखें सर, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, 10 इनवर्स ऑफ a3 माइनस a2 अपॉन 1 प्लस a3 a2, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो कितना हो जाता है, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, यानी हो जाएगा 10 इनवर्स a3 माइनस 10 इनवर्स a2। आई होप आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस टर्म को मैं लिख ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस टर्म को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो वो कितना हो जाता है सर, वो हो जाता है 10 इनवर्स ऑफ a3 माइनस 10 इनवर्स ऑफ a2। अगर यही पैटर्न मुझे नजर आता जा रहा है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट, सोच के बताओ। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी 10 इनवर्स, देखो a1 a2 a2 a3, तो क्या होगा a3 a4, तो हो जाएगा 10 इनवर्स a4 माइनस 10 इनवर्स ऑफ a3। ऐसी कहानी चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। और जो आखिरी टर्म आपकी आने वाली है वो क्या होगी, इस बात को बहुत ध्यान सुनिए, बड़ा मजेदार सा एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। आखिरी जो टर्म आएगी सर वो भी बड़ी सिंपल सी होगी आपकी, ये है 10 इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन, आई होप आपको नजर आ रहा है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो कितना होगा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो x कितना है, an, है ना। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये होगा 10 इनवर्स ऑफ x विच इज व्हाट, an, माइनस 10 इनवर्स y विच इज 10 इनवर्स ऑफ an माइनस 1। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। सर इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या हुआ, बहुत शानदार सी मज़ेदार सी घटना यहाँ पर हो रही है। उस घटना के घटित होने का ये सारा रीज़न आप प्लीज़ समझिए, ये एक्सप्रेशन समझिए, इस सिनेरियो को समझिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे सिनेरियो, ऐसा केस कई दफ़ा बनेगा, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ। तो जब ऐसा कुछ होता है सर तो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, एक बार बहुत ध्यान से सुनिए। सर 10 इनवर्स a2 से 10 इनवर्स a2 कैंसिल, क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो। सर 10 इनवर्स a3 से 10 इनवर्स a3 कैंसिल। ये जो 10 इनवर्स a4 है, इससे अगली टर्म में 10 इनवर्स a4 दिखाई देगा, वो कैंसिल। और ऐसी हर इस टर्म की पहली टर्म अगली टर्म की सेकंड टर्म को कैंसिल करेगी। इस तरीके से जब आप जाते जाओगे तो जो अगली टर्म की सेकंड टर्म है वो इसकी पिछली टर्म की फर्स्ट टर्म से कैंसिल होती है। तो आपके पास सिर्फ दो ही टर्म्स बचेंगे स्टूडेंट्स। कौन सी दो टर्म्स बचेंगी, आपके पास सिर्फ एक ये टर्म बच रही होगी स्टूडेंट्स, और आपके पास सिर्फ एक ये टर्म बच रही होगी। आई होप मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर दे रहा हूँ आपको, और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं जो मैं कहना बताना है बोलना चाह रहा हूँ। मतलब आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है सर, आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ें बची हैं। क्या, आपके पास बाहर तो बचा हुआ है 10, और अंदर जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है सर, वो बचा हुआ है 10 इनवर्स ऑफ a1 और 10 इनवर्स ऑफ an। तो यहाँ तो दिख रहा है मुझे क्या, यहाँ तो मुझे दिख रहा है 10 इनवर्स ऑफ an, और माइनस के साथ ये क्या दिख रहा है 10 इनवर्स ऑफ a1। ये कितना दिख रहा है स्टूडेंट्स, 10 इनवर्स ऑफ a1। तो ये कुछ ऐसा सा मुझे एक्सप्रेशन दिख रहा है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं है। और क्या अब आप मुझे वर्कआउट करके सीधे आंसर तक ला सकते हो। आई होप अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके रख दिया, और ये पार्ट आपको सिंप्लीफाई करते आता है। तो जल्दी से इसे सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए कि अब आप क्या मार्क करेंगे, कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, और मुझे ये भी बताइए कि यहाँ से कौन सा आंसर आना चाहिए। एंड आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई, और वो कैसे समझ आई, क्या हुआ, मुझे एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपने क्या समझा, उस प्रॉपर्टी को हमने कैसे अप्लाई किया, और सीक्वेंस एंड सीरीज़ को लेकर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये भी बताइएगा। तो जल्दी से ये सारी चीज़ें लिखिए, मुझे बताइए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब बड़ी आसान सी बात, अगर अब मैं इसे सोचना चाहूँ तो सिंपल सी बात, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, वही फॉर्मूला। अगर यही फॉर्मूला वापस लगाना है तो कैसे लगा लेंगे स्टूडेंट्स, सोच के देखो। सर बाहर तो 10 लिखा हुआ है, तो बाहर 10 एज इट इज़ रखते हैं। अब अंदर जो आने वाला है वो कितना हो जाता है, 10 इनवर्स ऑफ 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 10 इनवर्स ऑफ x विच इज़ वॉट an माइनस y विच इज़ वॉट a1 अपॉन 1 प्लस xy कितना an इंटू a1।
तो इस तरीके से आई थिंक चीज़ें हो जाने वाली हैं और इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। बट सर अभी भी मुझे बहुत हद तक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, पहले तो सर 10 और 10 इनवर्स नलीफाई होंगे दूसरे को, क्योंकि ये कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी और यहाँ पे नलीफाई होते हैं। अब बच क्या रहा है, an-a1/1 + an(a1) है ना। तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ से जो बच रहा है वो क्या बच रहा है सर, an-a1/1 + an(a1) है ना। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करना चाहो और यहाँ पर ढूंढना चाहो तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है an-a1/1 + an.a1। तो याद रखिएगा ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा कुछ बॉइल डाउन होता है। हमेशा याद रखिए जब भी ऐसा कुछ दिखेगा तो टर्म्स कैंसिल होती चली जाती हैं और जनरली फर्स्ट और लास्ट टर्म बचती हैं, और वैसा ही कुछ यहाँ पे बचा। पर सर an-a1 जैसा कुछ बहुत हद तक मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब ऑप्शन डी में न्यूमरेटर ऐसा दिख रहा है बट डिनोमिनेटर ने कुछ गड़बड़ कर दी। आई होप आपको नजर आ रहा है। सर ऑप्शन बी, सी और ए में शायद कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। मुझे बस इतना बताओ, क्या मैं an लिख सकता हूँ, क्या मैं an को वर्कआउट कर सकता हूँ? अगर an वर्कआउट किया, क्योंकि देखो ऑप्शन बी और सी काफ़ी हद तक डिनोमिनेटर मुझे बहुत सॉर्टेड से लग रहे हैं, डिनोमिनेटर मुझे शायद वैसे लग रहे हैं जैसे मेरे पास हैं, तो न्यूमरेटर को अगर सिंप्लीफाई किया तो शायद बात बन जाए। तो ये an-a1 को सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इस पार्ट को जब आपने सिंप्लीफाई करना चाहा तो क्या हो जाने वाला है समझिएगा स्टूडेंट्स। मैं कह रहा हूँ कि सर an को फिगर आउट करते हैं। मैं an को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। an है क्या, आप याद करिए सीक्वेंस सीरीज a1, फिर आता है सर a2, फिर आता है a3, और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं आता है आपका an, है ना। तो a2 क्या था सर, a2 था a1 + d। a3 क्या था, a3 था a1 + 2d। क्या आपको बात समझ आई? आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। a2 था a1 + d, a3 था a1 + 2d, क्योंकि a3 क्या था सर, a3 था a2 + d और a2 क्या था a1 + d, तो a3 कितना हो जाएगा a1 + d + d यानी a1 + 2d। तो क्या पैटर्न आप देख पा रहे हो, अगर 1 था तो मतलब 2 था तो यहाँ 1d आया, 3 था तो 2d आया। मतलब अगर मैं आपसे a4 पूछता तो क्या आप जनरलाइज कर पाते, सर a4 में पहले तो आता a1 और चूंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आता 3d। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं एक जनरलाइज वे में देना चाह रहा हूँ। तो अगर इसकी इस nth टर्म की बात करूँ, nth टर्म की बात करूँ, an की बात करूँ, तो वो क्या हो जाने वाला स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म a1 प्लस nth टर्म है ना, क्योंकि फोर्थ टर्म था तो 3, थर्ड टर्म था तो 2, सेकंड टर्म था तो 1, तो nth टर्म है तो क्या लिखूंगा n-1 इंटू डी। तो मैं an को क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, a1 + n-1 इंटू डी। बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। और अगर ऐसा कुछ सोच पा रहे हो सर आप, an को कुछ आप लिख पा रहे हो, तो मैं an को क्या लिख रहा हूँ सर, an को मैं लिख रहा हूँ a1 + n-1 टाइम्स डी, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है -a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, a1 को पहले और an को बाद में। कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। आई होप आपको भी ये बात नजर आ रही है। सर अब क्या होने वाला है, आई होप अब आपको नजर आ रहा है कि सर a1 से a1 कैंसिल, तो बच जा रहा है n-1 टाइम्स d डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 + a1 टाइम्स an। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी मुझे नज़र आ रही हैं और चीज़ें कुछ ऐसी सी हो रही हैं, है ना। आई होप ये वाला पार्ट आसानी से समझ आया। और क्या ये किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है, n-1 टाइम्स d अपॉन 1 + a1 an। आई थिंक क्लियरली ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में यहाँ डिनोमिनेटर में गड़बड़ हो गई, ऑप्शन सी में न्यूमरेटर में गड़बड़ हो गई, और ऑप्शन डी में तो वापस न्यूमरेटर में ही गड़बड़ है, क्योंकि an-a1 सॉरी न्यूमरेटर में गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन डी में आई थिंक डिनोमिनेटर में गड़बड़ है, क्योंकि ये वापस यहाँ पे गड़बड़ कर दी। तो आप देख पा रहे हो काफ़ी क्लोज था आंसर, बहुत सिंपल सा था, बट निकालने के लिए हमने क्या प्रोसेस यूज़ की, आई होप आपको ये याद रहेगी। हमने प्रोसेस बड़ी सिंपल सी यूज़ की, हमने इसे सिंप्लीफाई करना शुरू किया, और सिंप्लीफाई करते करते हम इस तर्क पर पहुँचे कि सर चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है, और इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन है जो कई बार यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, जब भी ये सीक्वेंस इन सीरीज़ में ऐसी चीज़ें यूज़ होना तो इस तरीके से हम चीज़ें सोचेंगे। आई होप आप ये बात याद रखेंगे, क्योंकि मैं बार बार इस बात में एम्फसाइज कर रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जेनेरिक सिनेरियो है। इस सिनेरियो को प्लीज़ याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट सा जेनेरिक सिनेरियो है, इस सिनेरियो को याद रखना, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो इस सिनेरियो को प्लीज़ याद रखिएगा, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इस पर काफ़ी सारे केसेस बनते हैं। तो इस पर बेस्ड इसके जैसे दिखने वाले क्वेश्चन बनेंगे, मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली नंबर्स होंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स होंगे कि उन्हें ऐसे रख दिया जाएगा। तो आपको ये पैटर्न क्रैक करना पड़ेगा कि वो कुछ ऐसा सा बन रहा है, और फिर वो वही होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कुछ ऐसा कन्वर्ट करोगे, फिर टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी, और इस तरीके से आप उसको ब्रेक करके आंसर लाओगे। तो आई होप आप ये बात याद रखेंगे। विद दैट अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वैसा ही जेनेरिक सिनेरियो जैसा क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो देखो कुछ लिखा हुआ है, मैं सच कहूँ ना तो ये
क्वेश्चन जो है ये पिछले क्वेश्चन वाले कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। जो मैं कहना चाह रहा था कि जेनरिक सिनेरियो जैसा कुछ होता है। एक बार ज़रा देखो, खुद से ट्राई करो, समझने की कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक, वरना हम आगे बढ़ेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। बट सोच के देखना, हिंट इस क्वेश्चन की पिछले क्वेश्चन में ही है। तो एक बार देखो ज़रा कैसे हो सकता है, कैसे आप आंसर वर्कआउट कर सकते हो, और आपने कैसे सोचा ये कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि आपने क्या आंसर लेकर है। जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो बोल रहा है सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है सर, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, और इनफाइनाइट सीरीज है क्या सर? सर वो है cot इनवर्स 2, cot इनवर्स 8, cot इनवर्स 18, cot इनवर्स 32, चलता चला जा रहा है। ठीक है सर, चलने दीजिए। पर करना क्या है? करना कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। मैं अगर इस पैटर्न को रिकग्नाइज करने की कोशिश करूँ, पैटर्न देखो स्टूडेंट्स, पैटर्न क्या है सर? अगर नंबर्स को मैं ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है cot इनवर्स 2 प्लस क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? cot इनवर्स आई थिंक 8 है ना, बिल्कुल। फिर अगला जो टर्म लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है cot इनवर्स 18। फिर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? थोड़ा और आपके अश्योरेंस के लिए और एक और टर्म दे दी उन्होंने, ताकि आप उस पैटर्न को वेरीफाई कर पाएँ, वैलिडेट कर पाएँ। और ये चलता चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है, मतलब आती ही जा रही है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमी जो आपकी साइंस है, जो आपकी स्पेस की साइंस है, या अलग अलग ये जो पैटर्न्स हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैथ्स इज ऑल अबाउट लुकिंग फॉर दोज पैटर्न्स। मतलब रामानुजम जिनके बारे में कहा जाता है, तो ही वॉज ऑब्सेस्ड विद पैटर्न्स, और उन्हीं पैटर्न्स, उन्हीं सीरीज पर लेकर उन्होंने काफ़ी सारे अपने रिसर्च किए। एंड कैन यू बिलीव दैट जो रिसर्च उन्होंने उस वक्त किए, वो आज इस ज़माने में अब जो PhD स्कॉलर्स हैं और अब जो एस्ट्रोनॉमी में जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो उन रिसर्च पर, उन लर्निंग्स पर बेस्ड हैं। मतलब उनकी जो उन्होंने डिस्कवरीज की थी, उनको अब यूज़ किया जा रहा है, और अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं और क्रिएट हो रही हैं, मेजरली एस्ट्रोनॉमी में, है ना। तो आप इस बात को समझो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी एक पैटर्न है, यहाँ पर एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ है, एक बड़ा मज़ेदार सा रिलेशन है। और अगर उस रिलेशन को आप क्रैक कर लेते हो ना कि वो किस पर बेस्ड है नंबर्स, तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी हद तक वर्कआउट कर लोगे। मैं सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि देखो समझो, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 8, 18, 32, तो मुझे सर इवन नंबर्स तो दिख रहे हैं। देखो सर 2, 8, 18, 32 इवन है, तो सर इवन नंबर्स तो हैं। इवन नंबर होने का मतलब है कभी भी कोई भी अगर नंबर इवन होता है तो मेरे दिमाग में थॉट आता है कि सर इसके पास एक 2 है, वन ऑफ द फैक्टर्स इज 2, इसके पास हमेशा एक 2 होता है। मतलब अगर मैं इनके इवन नंबर्स हटाऊं तो ये 2 मेरे लिए क्या हो सकता है सर? इस 2 को मैं 2 into 1 लिख सकता हूँ। इस 8 को क्या लिख सकता हूँ? इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 4 आई बिलीव। 18 को क्या लिख सकता हूँ सर? 18 को मैं 2 into 9 लिख सकता हूँ। 32 को क्या लिख सकता हूँ सर? 32 को मैं 2 into 16 लिख सकता हूँ। सर अगर अब मैं ऑब्जर्व करूँ इस इवन वाले पार्ट को हटा के, तो एक और बड़ा मज़ेदार सा पॉइंट नज़र आ रहा है कि सर अब जो नंबर्स बच जा रहे हैं वो बच रहा है 1, 4, 9, 16। और आई होप इनको देखकर कुछ क्लिक किया। क्या आपको कुछ क्लिक किया? सर बड़ी सिंपल सी बात है, 2 into 1 मतलब 2 into 1 का स्क्वायर, 2 into 4 मतलब 2 into 2 का स्क्वायर, 2 into 9 मतलब 2 into 3 का स्क्वायर, सर 2 into 16 मतलब 2 into 4 का स्क्वायर। तो क्या आपको वो पैटर्न नज़र आया? क्या आपको वो सीक्वेंस नज़र आया जो मैं कहना, दिखाना या बोलना चाह रहा हूँ? और बस अगर आपने एक क्रैक किया तो आप इसको जनरलाइज करके लिख सकते हो। जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है, क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है, अगर इसकी कहीं ना कोई टर्म आएगी तो क्या लिखी होगी? वो लिखी होगी cot इनवर्स ऑफ 2n स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है सर? ये क्लियरली ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये क्या है सर? ये सारे नेचुरल नंबर है। 1, 2 है ना, ये जो 3 है, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। सो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का डबल ही तो आप करते चले जा रहे हो, और उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2n स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना सिखाऊँ तो आप समेशन कर रहे हो। आप समेशन कर रहे हो, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो सर? समेशन किसका कर रहे हो? समेशन कर रहे हो cot इनवर्स ऑफ 2n स्क्वायर का। और n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है सर? n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, और कहाँ तक जा रही है सर? ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इन्फिनिटी तक जा रही है। आई होप ये आपको लिखते आता है, और इस एक्सप्रेशन का सिग्निफिकेंस आपको समझ आता है कि एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखा। यही हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइल डाउन होके। क्या पहले तो ये बात आपको समझ आई? आई होप ये आपको लिखते आता है। लिखते आते का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? n की वैल्यू 1 ट्राई की तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 into 2 2, तो cot इनवर्स 1। समेशन मतलब प्लस, अब n की वैल्यू 1 से बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 2, तो 2 into 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8, तो cot इनवर्स 8। फिर प्लस, तो फिर अगली टर्म आती जाएगी। और उसने खुद कहा क्वेश्चन में आपसे कि ये सीरीज कैसी है? इनफाइनाइट। तो हम कहाँ तक लेके गए उसे स्टूडेंट्स? हम उसे इन्फिनिटी तक लेके गए कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आता जा रहा है। सर इन्फिनिटी तक की सीरीज का आप सम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देता है आपको, आप सोच के देखो। तो अब कैसे करेंगे सर? वो मुझे गेस करना है। बड़ा आसान सा टास्क है स्टूडेंट्स, मेरे यकीन करिए बहुत टफ टास्क नहीं है। मैं सारी कहानी एक तरफ छोड़ के, सारी बातें एक तरफ छोड़ के, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि पहले तो मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दीजिए स्टूडेंट्स।
इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। और मैं कहना चाह रहा हूँ बार बार, इस पार्ट के सिंप्लीफिकेशन में लॉजिक वहीं रखा हुआ है जो भी हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। रिपीट माई स्टेटमेंट, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, पूरा क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। मुझे तो सर इंटरेस्ट आ रहा है अभी कॉट इनवर्स 2n स्क्वायर में, मैं अभी इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है सर कॉट इनवर्स ऑफ 2n स्क्वायर। मैं इस पार्ट में थोड़ा सा अभी फिलहाल इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप इस पार्ट में इंटरेस्टेड हैं तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आई होप आप इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ व्हाट। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद है, बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी, कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स x को हम क्या लिखते हैं, हम इसे लिख लेते हैं टेन इनवर्स 1/x। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हैं। तो इसी तर्ज पे अगर कॉट इनवर्स 2n स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या मैं इसे टेन इनवर्स ऑफ 1/2n स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब अगर ऐसा लिखा तो ऐसा क्यों लिखा, इस बात पे हम इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हाईलाइट डालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्या मैं इसे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है जिसे सोचना थोड़ा मुश्किल है, बट आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ी सी ग्रेजुअल प्रैक्टिस के बाद आप ये क्लिक करना सीख पाओगे। प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। मुझे सर डिनोमिनेटर में 2n स्क्वायर चाहिए और न्यूमरेटर में 1 चाहिए। मुझे डिनोमिनेटर में 2n स्क्वायर चाहिए और न्यूमरेटर में 1 चाहिए। और जब भी ऐसा कुछ दिखता है मेरे दिमाग में जो थॉट वही आता है सर कि मैं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊँ किसी तरीके से, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, जो कि हमने सीखा है क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो बेसिकली जब भी मुझे टेन इनवर्स में चीज़ें दिखती हैं तो मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वो टर्म्स कैंसिल होती चली जाती हैं और हम फर्स्ट और लास्ट टर्म के साथ बच जाते हैं और हम उसे फिगर आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं यहाँ तक तो पहुँचूँ, और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है सर, दो टर्म्स का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस उन्हीं दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट फॉर्म में उसे हमें जाहिर करना होगा, उसे हमें एक्सप्रेस करना होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से लिखना है कि दो टर्म्स का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस किन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? देखो कोशिश करते हैं। मुझे 2n स्क्वायर चाहिए ना, तो पहले तो लिखते हैं 1 प्लस, क्या मैं 2n स्क्वायर को ऐसे अचीव कर सकता हूँ? ध्यान से सुनिए, 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं की, ये शायद 4n स्क्वायर हो जा रहा है ना। और अगर ये 4n स्क्वायर हो जा रहा है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इस वाले पार्ट को देखिए ध्यान से, इस वाले पार्ट को वर्कआउट करते हैं हम। जैसे कि मेरा ये जो कहना है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये 4n स्क्वायर हो जा रहा है ना, ठीक है। ऊपर हमारा देखेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। देखो पहले तो क्या कर बोल रहा हूँ, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, बट डिनोमिनेटर में बच रहा है 4n स्क्वायर, बट यहाँ तो सर 2n स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो क्या मैं न्यूमरेटर में x विच इज़ 2n प्लस 1 माइनस वाई विच इज़ 2n माइनस 1 लिख सकता हूँ? आपने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, आपने बहुत ही इंटेलिजेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझो स्टूडेंट्स, आपने शायद इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन को आपने इसलिए सॉल्व कर लिया है क्योंकि, प्लीज़ इस बात को समझो स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, मैं इस पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि ये पार्ट है क्या एग्जैक्टली, ये क्या बन रहा है, इस बात को सोचो। देखो 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, तो देखो माइनस 2n माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, तो देखो 2n से 2n कैंसिल और 1 प्लस 1 कितना 2, तो न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में 4n स्क्वायर है, 2 से 4n स्क्वायर कैंसिल हो तो 1 अपॉन 2n स्क्वायर, यानी वापस यही बन जाएगा। तो क्या आपको ये समझ आया कि हमने इससे ये कैसे लिखा? एक्चुअली हमने इससे ये लिखा है, आप अगर सोच पा रहे हो तो। और अगर ये पार्ट क्रैक हुआ तो आई थिंक अब हम क्वेश्चन क्रैक कर पा रहे हैं। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स आपसे कि हमारे पास था कॉट इनवर्स ऑफ 2n स्क्वायर, जिससे हम ऐसा लिख पा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था सर, हमारा क्वेश्चन था समेशन कॉट इनवर्स ऑफ 2n स्क्वायर, जहाँ पे सर ये जो n था ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा था। पर आपने ये किया, आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने ये किया कि कॉट इनवर्स को आपने कन्वर्ट किया टेन इनवर्स में, आपने कॉट इनवर्स को कन्वर्ट किया टेन इनवर्स में। और टेन इनवर्स में भी आपने क्या किया सर, हमने तो इसे ऐसा कुछ लिख लिया, तो बिल्कुल हम इसे ऐसा कुछ लिख पा रहे हैं। तो वही पार्ट जो हमारे पास है ये, इसे हम लिख पा रहे हैं टेन इनवर्स ऑफ क्या स्टूडेंट्स, 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। आई होप ये पार्ट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पे आपने एक और ख़ास चीज़ की, क्या आपने एक और ख़ास चीज़ ये की कि आपका जो n था वो 1 से इन्फिनिटी तक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको ऐसा भी क्यों लिख रहे हो सर, इसको तो आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। क्वेश्चन खत्म कैसे हो गया? टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो सर इसको ऐसा क्यों लिख रहे हो? इसको तो और आसान कर सकते हो आप। कैसा कर सकते हैं स्टूडेंट, सोच के देखो। आप इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ x विच इज़ वॉट 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ y विच इज़
2n minus 1. So did you get my point that this whole expression can be further simplified as what as the expression जो मैं लिखने जा रहा हूँ, और वही इस क्वेश्चन का क्रक्स है कि वहीं तक आना था, और वही पिछले क्वेश्चन की लर्निंग थी जो मैं बार बार आपसे हिंट देकर रिप्लाई करना चाह रहा था कि देखो इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा समेशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक, इस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को मैं लिखूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ x विच इज 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ y विच इज 2n माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन है। सर क्या कर लिया, क्या फायदा हो गया आपका, आप क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट ही तो कर रहे हो, आपने कहाँ उसको और सुलझा लिया। मेरा यकीन करिए अब हमने सुलझा लिया है। आप अगर देख पा रहे हो ना तो हम किस तरफ आ गए पता है, हम उसको इस तरह का कुछ बना पा रहे हैं, हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। क्या आप ये देख पा रहे हो, क्या आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो? अगर ऐसा कुछ विजन आप ला पा रहे हो तो देखो ध्यान से मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हम एक एक करके n की वैल्यू ट्राई करेंगे। हम शुरुआत करते हैं n की वैल्यू 1 रखने से लेके। आई होप इस समेशन को आपको एक्सपांड करते आता है। तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 ट्राई की, जैसे ही n की वैल्यू 1 ट्राई की तो कितना होने वाला है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। सर जैसे ही आप n की वैल्यू 1 ट्राई करते हो तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स ऑफ, क्या था स्टूडेंट्स, 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, तो ये हो जा रहा है tan इनवर्स 3। तो सर ये कितना हो जा रहा है, tan इनवर्स 3 माइनस, अब अगर आप अगली टर्म देखें तो कितना हो जा रहा है, tan इनवर्स 2n माइनस 1, n की वैल्यू 1 है तो 1 जैसे रखते हैं तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाता है सर tan इनवर्स 1, तो ये हो जाता है माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। सर अब अगर अगली टर्म लिखूं तो मैं अगली टर्म थोड़ा यहाँ लिख ले रहा हूँ, आई होप दैट डजंट बॉदर यू। सर n की वैल्यू अब क्या रखेंगे, सर n की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी तो n की वैल्यू हो जाने वाली है 2। जैसे n की वैल्यू 2 होती है तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट टर्म जो हमें मिलेगा वो कितना होगा, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। आई होप ये पैटर्न आपको क्लिक हुआ कि अब सर सारे ऑड नंबर्स मिलने वाले हैं। क्यों मिल रहे हैं सर ऑड नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स क्या है, 2n प्लस 1 2n माइनस 1, ऑड नंबर्स को जाहिर करने वाली फॉर्म्स हैं। जैसे ही n की वैल्यू 2 के बाद अब एक और इंक्रीज करके 3 बनाता हूँ, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, तो ये कितना हो रहा है 7 and 5, यानी ये हो जा रहा है tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। तो क्या आपको पैटर्न क्लिक हुआ? आई होप अगली टर्म तो आप खुद से लिख देंगे। 7 और 5 आया तो अभी जैसे 3 था तो 3, 5 था तो 5, तो अब क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, अब जो होगा वो होगा tan इनवर्स 7 और 5 के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स 7 and 9, तो हो जाएगा tan इनवर्स 9 माइनस tan इनवर्स 7, और ये कहानी इसी तरीके से चलती चली जाएगी। सर क्या हो रहा है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, इसको इतना क्यों कर रहे हो, इससे आप कहाँ जा रहे हो? आई थिंक अब हम शायद इसकी सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं सर? क्योंकि इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, ये चलता चला जा रहा है, ऐसे एक्सटेंड होता चला जा रहा है। और अगर ऐसे एक्सटेंड होता चला जा रहा है तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 3 को कैंसिल करेगा, tan इनवर्स 5 को कैंसिल करेगा, tan इनवर्स 7 को कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, और ऐसे हर एक टर्म कैंसिल होती चली जाएगी एक्सेप्ट फॉर tan इनवर्स 1। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए कि सर सब हर टर्म अपनी अगली टर्म की सेकंड टर्म को, मतलब हर टर्म की फर्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म की सेकंड टर्म को, इसकी फर्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म की सेकंड टर्म को, इसकी फर्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म की सेकंड टर्म को, ये सब कैंसिल हो गए और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो सब कैंसिल हो जाना है, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो इस तरीके से मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, tan इनवर्स 1। मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 1। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे से समझ आ रही है और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि सर एक और टर्म बच सकती है ना, क्योंकि सर आप पैटर्न देखो, पैटर्न ये है सर, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी सेकंड टर्म को कैंसिल करिए, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी सेकंड टर्म को कैंसिल करिए, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी सेकंड टर्म को कैंसिल करिए, तो जो आपकी सेकंड लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सेकंड लास्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो वो भी तो बच रही होगी। तो शायद हाँ बेशक वो बच सकती है, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, इन्फिनिटी, पर वो तो हमारे लिए अनअचीवेबल है ना, वो तो हमारे लिए अनअप्रोचेबल है। बट स्टिल इफ यू विश टू राइट, आपके पास एक जो टर्म बचेगी, जैसे यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये पॉइंट है, इस बात को समझो स्टूडेंट्स, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, इसने अगले को कैंसिल किया होगा, तो होते होते फर्स्ट टर्म की तो सेकंड टर्म, और यहाँ पे जो सेकंड लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म थी उसने लास्ट टर्म की सेकंड टर्म को कैंसिल किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जा रहा था, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास ये दो टर्म्स बच रही थी, एक तो फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म और लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म। तो क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? यानी अगर हम इन्फिनिटी तक जाएं तो इन्फिनिटी एक इमेजिनरी कंसेप्ट है स्टूडेंट, जो इन्फिनिटी होता है वो हमारे लिए एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इमेजिनरी कंसेप्ट होने का मतलब ही यही है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके चीज़ें खत्म हो रही होंगी, वो एक एज्यूम्ड कंसेप्ट है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बेशक हमारे पास एक टर्म बच रही होगी
जो आखिरी टर्म होगी इन्फिनिटी वाली वो ऑब्वियसली इन्फिनिटी है। मतलब बात समझो, जो लास्ट टर्म होगी, वैसे इन्फिनिटी इज अनअप्रोचेबल, यू नो, इट कैन नॉट बी अचीव्ड, इट कैन नॉट बी अटेन्ड, बट जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी tan इनवर्स इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ होगा एक टर्म tan इनवर्स इन्फिनिटी जो कैंसिल नहीं होगी, उसके बाद वाली भी टर्म होगी वो इन्फिनिटी ही है बेसिकली। अब आप इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से जस्ट पहले वाली टर्म को कैसे कंपेयर करोगे, तो दोनों ही इन्फिनिटी है ना, क्योंकि दोनों ही अनअचीवेबल है। आप नंबर्स के एंड पे पहुंच गए हो, जो कि एक्चुअली होता नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं बड़ी पॉइंट सी सिंपल सी बात समझना चाह रहा हूँ कि आखिरी तक आते आते जो टर्म बचेगी वो होगी tan इनवर्स इन्फिनिटी जैसा कुछ, और ये है tan इनवर्स 1। आई होप ये जो कंसेप्ट, ये जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मैं आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा हूँ, ये जो मैं चीज़ इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ, ये बात आप समझ पा रहे हैं, इस बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आई विल अगेन बी लेफ्ट विद टू टर्म्स, एक तो माइनस tan इनवर्स 1 और एक tan इनवर्स इन्फिनिटी, जो इस लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म होगी और एक फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म होगी, है ना। और सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से जो आंसर आना चाहिए वो आई थिंक आप बहुत क्लोज हैं हम आंसर के। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स 1 होता है π/4, अरे tan 45 डिग्री 1 होता है ना, तो tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4, लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो कितना आने वाला है सर, ये आ जाने वाला है -π/4। बेशक यहाँ पे जो सेकंड, जो लास्ट टर्म है उसकी जो फर्स्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म उसकी जो फर्स्ट टर्म बचेगी वो क्या है, tan इनवर्स इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कहाँ मिलता है सर, π/2, 90 डिग्री पे tan इन्फिनिटी हो जाता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, π/2। तो ये क्या बच जाने वाला है सर, ये बच जाने वाला है π/2। आई होप ये बातें बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रही हैं, बातें आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो और ये बातें समझ पा रहे हैं। तो सर अगर π/2 में से π/4 सब्ट्रैक्ट किया, अरे 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, 45। तो कितना हो जाने वाला है 45, यानी कितना स्टूडेंट्स, π/4। और अगर ये π/4 हो जाने वाला है तो मेरे ख्याल से तो सर ऑप्शन ए से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या आपको ये बात समझ आई? कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर सकते हैं कि वो -π/4 को आंसर मान लें, कुछ स्टूडेंट्स -π/4 को शायद आंसर मान लें। ये गलती मत करिएगा स्टूडेंट्स, -π/4 को आंसर इसलिए मत मानिएगा स्टूडेंट्स क्योंकि आई होप आपको ये बात नजर आई, क्योंकि ना सिर्फ आपने चीज़ें यहाँ पर रोक दी बल्कि वो चीज़ें यहाँ तक कंटिन्यू हुई, और यहाँ पर भी तो एक वैल्यू रह जाने वाली है जो कि इन्फिनिटी होगी, और उसका tan इनवर्स क्या होगा, π/2। मतलब ऑब्वियसली ये टर्म इसको, ये टर्म इसको, ये टर्म इसको कैंसिल करेगी, बट इसकी सेकंड टर्म और आखिरी टर्म की फर्स्ट टर्म वो जो भी होगी इन्फिनिटी पे कहीं तो कुछ होगी, तो वो भी तो बचेगी। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से चीज़ें ऐसी हो रही होंगी। आई होप ये बात समझ आई कि सिर्फ -π/4 ही नहीं लिखोगे, π/2 भी होगा एक वैल्यू। खैर इस कंसेप्ट को मैं लिमिट के थ्रू और अच्छे से समझाता, बट चूंकि अभी हमने कैलकुलस नहीं पढ़ रखा है तो मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ। जिस दिन हम कैलकुलस शुरू कर देंगे ना, उस दिन मैं हल्का सा एक लिमिट का कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करूंगा, और इस क्वेश्चन को इतनी मेहनत से करने के बजाय और अच्छे से जल्दी से ले आऊँगा। मतलब बस कुछ नहीं करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे और लिमिट एज अ सम या जो भी हम यूज़ करना चाहे कर लेंगे और फटाफट हमारा आंसर ले आएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू भी इसको सोचा जा सकता है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी इतना मत कॉम्प्लिकेट करो इस चीज़ को। अभी जैसा हम सोच पा रहे हैं, जितना सोच पा रहे हैं वही सोचो। मतलब आप देख पा रहे हो क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें हमने यूज़ किया सीक्वेंस इन सीरीज का कंसेप्ट, और अगर थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करके कॉम्प्लिकेट करना चाहे कोई तो उसमें लिमिट भी डाल सकता है। और आपको समझ आ रहा है ATJ मेंस और एडवांस कहाँ आपको ले जाने वाला है। आई होप मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। और आई होप आपको ये भी रियलाइज़ हुआ कि ये क्वेश्चन भी इसी पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड था, इसी के एप्लीकेशन पर बेस्ड था। तो मैं एप्लीकेशन बहुत अच्छे से सिखा देना चाह रहा हूँ कि चीज़ें अगर ऐसी हैं, ये जो जेनरिक केस आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यही, अब इसमें आप कैसे सोचोगे कि वैसा कुछ हो सकता है, पर जब भी चीज़ें इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो चीज़ें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ रही है, कुछ ना कुछ कैंसल आउट होता जा रहा है और चीज़ें आसान बन जा रही हैं। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें आसान ही हैं। आई होप आप मेरी बात समझ और डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर इसे समझ पाए तो विद दैट स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए, इस पॉइंट को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए और इस चीज़ को अच्छे से आप डाइजेस्ट कर पाए। मैं एक और बात समझाने की कोशिश अगर करूँ आपको, तो ये जो लिखा है स्टूडेंट्स, ये है 2, ये है 8, ये है 18, ये है 32। बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि जो 2, 8, 18 और 32 लिखे हुए हैं, ये उन्हीं नंबर्स के इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने क्रैक किया है, क्या क्रैक किया था स्टूडेंट्स, ये tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, इन्हीं से वो बनते जा रहे हैं आपके नंबर्स। क्या? वो 2, वो जो आपका नेक्स्ट नंबर था क्या था, मेरे ख्याल से 8, फिर जो आया था 18, फिर जो आया था 32, वो इन्हीं से तो बन रहे थे। तो बस उन्हीं 2, 8, 18, 32, उन्हीं को हमने ब्रेक करके ऐसा कुछ लिखा था। आई होप हमने इसे सिंप्लीफाई किया, अच्छे से आपने समझा और यहाँ तक आपको कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स अब हम मूव करेंगे आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और अच्छा क्वेश्चन,
और ये शायद वो जनरल वैल्यूज़ के कंसेप्ट को और कंसोलिडेट करता हुआ क्वेश्चन है। तो याद करिए हमने जनरल वैल्यूज़ का जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी पर बेस्ड थोड़ा वैसा ही कुछ क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने हिंट आपको दी है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और अच्छे से समझिए कि क्या करना है। तो जल्दी से देख लो, समझ लो और ट्राई करो। मुझे कमेंट में लिखकर बताओ कि इसका क्या आंसर मार्क कर रहे हो और कैसे आप आंसर ला रहे हो, आप क्या सोच कर आंसर ला रहे हो। अब देखो खुद आप यहाँ पे इनवर्स के साथ साथ क्लियरली यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग जा रहा है, इनइक्वालिटीज, इनइक्वेशंस। तो हर चीज़ बहुत सारे तरीकों से पूछी जाएगी, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, इसको ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पर नोटिस करनी है स्टूडेंट्स की, अगर यहाँ पर मैं देखना चाहूँ sin 5, तो देखो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या हो जाने वाली है। प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है सर, ये 5 क्या है, ये एक एंगल है। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग, तो क्लियरली ये क्या है, साइन ऑफ समथिंग, दिस इज एन एंगल। और जब साइन इनवर्स और साइन नलिफाई होंगे तो वो एंगल ही बचेगा, लेकिन इस एंगल के बच जाने में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पे आते हैं स्टूडेंट्स। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ आपको, प्लीज इस बात को समझो। पहले पूरा क्वेश्चन एक तरफ हटाओ, बस इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, ये क्वेश्चन एक्चुअली इसी पार्ट पर बना हुआ है। बस आप अगर इसे ठीक से कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि जैसे साइन इनवर्स और साइन नलिफाई होके बस 5 बचा देगा और आप बस इसे ऐसे सॉल्व कर दो कि सर 5 इज ग्रेटर देन x² - 4x, तो आप पूरे तरीके से गलत हैं, आप गलत सोच रहे हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली सोचना पड़ेगा। चलो मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिलाता हूँ, कुछ चीज़ें रिकॉल करवाता हूँ। रिकॉल करवाते वक्त मुझे एक बात बड़े अच्छे से याद आ रही है स्टूडेंट्स की, ये जो 5 है, याद है स्टूडेंट्स ये क्या है सर, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। और सर जितना मुझे पता है, बिल्कुल सर चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइन है, लेकिन जब साइन इनवर्स के साथ कोई एंगल रिटर्न होता है ना, मतलब दिस साइन थीटा विल बी अ वैल्यू, ऑफ कोर्स साइन थीटा विल बी अ वैल्यू, बट साइन थीटा जो वैल्यू होगी उसका हम साइन इनवर्स ले रहे हैं। और साइन इनवर्स प्रिंसिपल रेंज हमें रिटर्न करता है। वो क्या होती है सर, साइन इनवर्स की जब मैं बात करूं तो ये जो रिटर्न करता है वो वैल्यू जो मुझे रिटर्न करेगा वो कहां से कहां तक होगी सर, वो वैल्यू क्लियरली हमें पता है साइन इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में -π/2 से π/2 तक होती है। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए हम बेशक ये कहते हैं कि सर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है जब थीटा क्या हो स्टूडेंट, जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो। पर सर यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है क्या। आप ये बात समझो स्टूडेंट्स, बस यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। -π/2 मतलब कितना, अप्रॉक्सीमेटली पाई कितना होता है 3.14, 3.14 को 2 से डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के आसपास, मतलब -1.5 से +1.5 के आसपास कोई वैल्यू। और ये कितना है, ये 5। बहुत आगे निकल गए सर आप, आगे कहाँ निकल गए इस बात को समझते हैं। अब आगे कैसे निकल गए और कैसे फिगर आउट करना है चीज़ें, बस वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। याद करो स्टूडेंट्स, आप तो उसको प्रिंसिपल रेंज में फॉलो करवाने की कोशिश करो, और वो मैं लूंगा साइन के ग्राफ के थ्रू हेल्प, है ना। अगर मैं साइन के ग्राफ के थ्रू चीज़ें वर्कआउट करवाना चाहूँ तो देखो बात समझो स्टूडेंट्स, साइन का ग्राफ कैसा चल रहा होता है सर। साइन का ग्राफ बड़ा मज़ेदार था। साइन हमारी वेव जो है वो चल रही होती है, उसे प्रॉपरली बन नहीं रहा है, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर मैंने इसको रैंडमली कुछ भी बना दिया तो, है ना। ये आपका ग्राफ है। अब बात समझना स्टूडेंट्स, 5 तक जाना है। 5 तक जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ कि क्लियरली ये क्या होगा सर, ये होगा पाई, ये कितना होगा 2π, है ना। और ऐसे चलता चला जाएगा चीज़ें, ये हो जाएगा ऑब्वियसली बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 3π और ये हो जाने वाला है 4π, ऐसा चलता चला जाएगा। एक सिंपल सी बात नोटिस करिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात ये है, जैसे अगर और पॉइंट्स हाईलाइट करने होते तो ये होता π/2 और ये होता 3π/2। 5 कितना होता है सर, 5 होता है। 2π कितना होता है सर, पाई अगर 3.14 होता है तो 2π होगा अप्रॉक्सीमेटली कितना, 3.14 का डबल यानी 6 पॉइंट कितना 28। तो बेशक सर 6.28 से तो पहले ही होगा। अच्छा ये कितना होगा सर, ये पॉइंट होगा 3π/2। सर 3π/2 कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3π/2 निकालता है। देखो सुनना, π/2 मोटा मोटा 1.5 होता है, और 1.5 का ट्रिपल 15 का ट्रिपल कितना होता है 45, तो 1.5 का ट्रिपल 4.5, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 4.5 के आसपास कुछ होता है। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, मतलब ये है समथिंग 4.5, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट 4.5 बट समवेयर अराउंड 4.5, और ये है 6 पॉइंट समथिंग। तो कहना है से जो 5 है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए सर, अगर 5 इन दोनों के बीच में कहीं होगा तो शायद हम क्लोज हैं अब हमारी उस वैल्यू को फिगर आउट करने के जो हम करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप प्लीज़ बात को समझिए सर, अब बात को समझिए कि अगर मैं इस कहानी को थोड़ा और इस तरफ कंटिन्यू करता, इस वाले पार्ट को थोड़ा और इस तरफ कंटिन्यू करता, आई होप हम सही तरीके से बना रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि देखो चीज़ें ऐसी हो रही होंगी, है ना। अगर इस वाले पार्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू करता तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर कहीं क्या होगा स्टूडेंट्स 5 होगा। कहाँ होगा स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से यहाँ कहीं, यहाँ पर कहीं लेट्स से 5 होगा। ये लेट्स से ये जो वैल्यू है ये है 5। अब अगर ये वैल्यू 5 है तो यहाँ पर कहीं ये वैल्यू 5,
और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैंने ढूंढने की कोशिश करी, इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो यहाँ कहीं वो 5 मुझे मिलता है। यहाँ पे मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ स्टूडेंट्स? क्योंकि मैं उसे प्रिंसिपल रेंज में लाना चाह रहा हूँ। आपको बात समझ आ रही है ना कि अगर सर साइन की अगर आप बात करें तो साइन जो हमारा फंक्शन होता है वो -π/2 से π/2 तक ही होता है। साइन इनवर्स एक्स अगर की आप बात करें, मतलब मुझे ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही लेनी होगी, मुझे जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ के बीच में ही लेनी है, इससे इसके बीच में ही। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो मेरा जो कहना चाह रहा हूँ। -1 से +1 तो बेशक वो है जो उसका डोमेन होता है, साइन इनवर्स एक्स की बात करें, लेकिन साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। और जब आप साइन इनवर्स ऑफ कहीं साइन 5 की वैल्यू ढूंढना चाह रहे हो तो वो वाजिब आपकी वैल्यू नहीं है। इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे यहाँ वैल्यू मिल रही है वो कौन सी है स्टूडेंट्स? वो ये है, वो ये है, ये वाली। तो हम यहाँ कहीं कुछ ढूंढना चाह रहे हैं। अब इस वैल्यू को आप क्या लिखोगे, इस वैल्यू को आप कैसे लिखोगे? तो मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत प्रॉब्लमैटिक टास्क नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? इस बात को समझो, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितनी है ऐसे समझो, ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये डिस्टेंस है 5। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। और सर ये डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स? ये डिस्टेंस कितनी है? ये स्टूडेंट्स क्लियरली डिस्टेंस है 2π। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ। एंड कैन आई से सर, जैसा पॉइंट 2π है, जैसा पॉइंट 2π है वैसा का वैसा ही पॉइंट ये है 0। क्या आप समझ पा रहे हो? जैसा 0 है वैसा ही 2π है। यानी अगर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन लेकर आने की कोशिश करूं ग्राफ की हेल्प से, तो क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हो बड़ी सिंपल सी बात कि सर 2π से जितना डिस्टेंस पीछे ये है, 2π से जितना डिस्टेंस पीछे ये है उतना ही डिस्टेंस पीछे 0 से ये है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? और 2π से कितना डिस्टेंस पीछे, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये पूरा 2π है, 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 2π - 5। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? डिस्टेंस की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, बिगर डिस्टेंस माइनस लोअर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 2 है, ये है 2π - 5। मतलब 2π से अगर आप इतना पीछे आओ तो आपको ये मिल जाता है। तो कहना है से सर 0 से भी अगर इतना ही पीछे आओ तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन क्या आप ये रियलाइज कर पा रहे हो कि सर अब आप एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर हो, तो अगर इस तरफ वो डिस्टेंस में मूव करता तो बेशक मैं उसे 2π - 5 डिस्टेंस पढ़ता, लेकिन अगर मैं उसे एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पर पढ़ रहा हूं, मैं वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर पढ़ रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस है ये बेशक 2π - 5 है, पर ये पॉइंट क्या होगा? माइनस ऑफ 2π - 5। ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट को मैं कैसे रीड करूंगा? नेगेटिव ऑफ 2π - 5। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। पहले मान लो इस तरफ अगर डिग्री है 30 डिग्री, तो वो इस तरफ क्या होती है? -30। तो जो डिस्टेंस हम इस तरफ पॉजिटिवली रीड करते हैं वही डिस्टेंस तरह हम नेगेटिव साइन के साथ पढ़ते हैं। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2π - 5, और वही ये भी डिस्टेंस है, लेकिन चूंकि वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर है तो उसे हम नेगेटिव ऑफ 2π - 5 पढ़ेंगे। क्या ये पॉइंट समझ आया? मतलब है वो वही वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू मुझे यहाँ भी मिल रही है, लेकिन मैं इस वाले पॉइंट को रीड करूंगा क्योंकि ये पॉइंट उस साइन की प्रिंसिपल रेंज में फॉल करता है। क्या आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ आया? आई होप मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट या बहुत डिफिकल्टी से नहीं बना दिया और आपके लिए चीज़ें आसान है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? जो आप लिखना चाह रहे थे sin 5, उसे हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2π - 5, है ना। तो आपके लिए जो क्वेश्चन अब जो बन जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये जो ओवरऑल क्वेश्चन था, क्या साइन इनवर्स ऑफ sin 5, ये जो क्वेश्चन था आपका साइन इनवर्स ऑफ sin 5, इसे आप क्या लिखेंगे सर? आप इसे लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन, और 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ कितना स्टूडेंट्स? माइनस ऑफ 2π - 5। आई होप बहुत डिफिकल्ट बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और इन बातों को लेकर ज़्यादा परेशानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं हो रही है ना। आई होप ये एक्सप्रेशन पूरा समझ आ रहा है। बहुत ही इजी सा, सीधा सा, सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। हमें पता है अगर इस माइनस की बात करोगे, मैं इस 2π - 5 को बाद में बात करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, क्योंकि एक ऑड फंक्शन होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, है ना। मैं इस वाले पार्ट को फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, है ना, कितना? माइनस ऑफ 2π - 5। मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? इसे क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ साइन ऑफ 2π - 5। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई और यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कंसर्न नहीं है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, ना सिर्फ ये बल्कि सर ऑफ कोर्स आप ये भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ समथिंग इज ऑलवेज नेगेटिव साइन और बाहर आ जाता है। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन
ऑफ 2 पाई माइनस 5। आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो, ये पूरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि जो साइन 5 लिखा हुआ था उसको मैंने माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 5 क्यों लिखा, है ना, क्योंकि जो साइन 5 की वैल्यू होगी वही साइन ऑफ माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 5 की भी वैल्यू होगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया। और सर अगर ऐसा कुछ होगा, आई होप ये बातें आपको सारी क्लियरली समझ आती चली जा रही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो अब जो ये 2 पाई माइनस 5 है, ये जो वैल्यू है 2 पाई माइनस 5, ये फॉर्चुनेटली सर ये जो वैल्यू है, प्लीज़ बहुत ध्यान सुना, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच बिलोंग करती है। और अगर ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो सर ऑफ कोर्स आप ये कर सकते हो क्या कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को नलिफाई कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। बस रैंडमली ये दोनों को एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, आपको इंश्योर करना पड़ता है कि इन दोनों के बीच हो। और उसको यहाँ तक लाने के लिए थोड़ा सा हमने ग्राफ की हेल्प ली। आई होप वो पॉइंट आपको नजर आए। तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को नलिफाई करेंगे तो ये होगा माइनस, और यहाँ पे क्या बच जा रहा है, ये बच जा रहा है 2 पाई माइनस 5। आई होप आपको ये बातें डाइजेस्ट हो पा रही हैं। और अगर मैंने इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 5 माइनस 2 पाई। तो एक्चुअली जो आपका था साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, वो बनता है एक्चुअली 5 माइनस 2 पाई। आई होप ये बात आपको याद रहेगी, यहाँ तक कोई डाउट क्वेरी या कंफ्यूजन नहीं है। खैर इससे आप डायरेक्टली अब लिखना सीखें, है ना। मैं डायरेक्टली नजर आ गया था कि वो 5 माइनस 2 पाई है, कैसे, यहाँ पर। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसे, ऐसा है ना, मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता था 5 माइनस 2 पाई यहीं से, क्योंकि मैं उसको इसके रेंज के अंदर ले आया था माइनस पाई से पाई बाई 2 के। तो इतना मैथमेटिकली हर एक स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस ढूंढने की कोशिश करो। एंड आई होप ये प्रोसेस अब आपको अच्छे से समझ आ रही है। और अगर ऐसा आप ढूंढ पा रहे हो तो हमारा साइन इनवर्स और साइन 5 की वैल्यू जो आ रही है स्टूडेंट्स, वो कितनी आ रही है, 5 माइनस 2 पाई। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स से क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन क्या बन जा रहा है, इसे हम नेक्स्ट पेज पर ही करेंगे क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन इनवर्स और साइन 5, उसे मैं लिखता हूँ 5 माइनस 2 पाई। और जो आपकी राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स वो क्या है, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सो दिस इज योर क्वेश्चन नाउ, दिस इज योर क्वेश्चन नाउ। आई होप पहले तो आपको ये समझ आ रहा है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम वर्कआउट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मार्क करना है। पर पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम इसे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, एक छोटा सा ऑपरेशन स्टूडेंट्स 5 माइनस 2 पाई को उधर लेकर आते हैं। तो क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और जब इसे उधर लेकर आए तो कहना इसे हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 लेस देन 0। अब सर चूंकि यहाँ पे 2 पाई दिख रहा है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन बहुत आसान सा नजर नहीं आ रहा है, तो मैं श्रीधर आचार्य मेथड यूज करूंगा और इसके रूट्स निकालूंगा। पर रूट्स निकालने से पहले अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा कहूँ, प्लीज उस बात पे बहुत ध्यान सुनना। मान लेते हैं सर इसके 2 रूट्स आएंगे, और वो रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा, है ना। इसके जो 2 रूट्स आएंगे वो होंगे अल्फा और बीटा। मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, जो 2 रूट्स होंगे वो होंगे अल्फा और बीटा, तो मैं इसे लिख लेता हूँ एक्स माइनस अल्फा और एक्स प्लस बीटा। आई एम रियली सॉरी, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ऑफ कोर्स, है ना। और इसे मैं क्या लिख लेता हूँ, लेस देन 0, वेयर आई नो कि जो अल्फा है सर वो बीटा से छोटा है ना। तो आई होप आपको ये बात पता है, बड़ी सिंपल सी बात है। याद करो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन क्या है, मैं इसी पे आता हूँ वापस। पर पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 पाई माइनस 5। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके रूट्स निकालूं, तो एक काम करते हैं, पहले इसके रूट्स निकालते हैं श्रीधर आचार्य मेथड के थ्रू। तो जो हमारे श्रीधर आचार्य मेथड के थ्रू जो रूट्स आएंगे वो होंगे अल्फा बीटा, जिन्हें हम कहेंगे माइनस बी। माइनस बी क्या स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ माइनस 4 यानी प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर। तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना, 16 माइनस 4ac। सो 4 इंटू 1 4, और जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 पाई, और माइनस 4 इंटू माइनस 5, है ना, तो वो कितना हो जाएगा प्लस 20। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो क्या है। डिवाइडेड बाय क्लियरली कितना स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1 2। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला कौन सा मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो है आपका क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने वाला, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 अगर क्वाड्रेटिक दे दी जाए तो इसके अगर रूट्स कोई भी मुझसे कहे अल्फा बीटा होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं श्रीधर आचार्य, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया स्टूडेंट्स। कैसे, ध्यान से देखिए, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, सो 4 माइनस 4 इंटू 2 पाई माइनस 5, है ना। तो 2 पाई को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8 पाई, और माइनस 4 से माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 20, डिवाइडेड बाय व्हाट, 2a, तो 2 इंटू 1 इज 2। आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ आए। सर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करें तो अल्फा बीटा कितने आते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा सर। अल्फा बीटा जो आते हैं वो है 4 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 20 प्लस 16 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 36, है ना। 36 माइनस 8 पाई
और अगर मैं थोड़ा और ऑब्जर्व करूँ तो क्या मैं इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल सर आप ले सकते हो। जैसे ही आपने 4 कॉमन लिया है ना, 36 माइनस 8 पाई में से 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 का 9 टाइम्स और 4 का 2 टाइम्स, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 9 माइनस 2 पाई, है ना, तो मैं इसे लिख ले रहा हूँ 9 माइनस 2 पाई, है ना। और जब 4 कॉमन लिया तो 4 अंडर रूट के जब बाहर आएगा तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा +2, तो ये हो जाने वाला है 4 प्लस माइनस 2, है ना, और ये डिवीजन में कितना है 2। अब अगर आप इसे 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो चीज़ें क्या बन जा रही हैं सर? अल्फा और जो बीटा है आपके वो बन जाते हैं 2 से अगर कैंसिल आउट किया तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 9 माइनस 2 पाई। और बेशक सर ये एक रियल वैल्यू है, क्यों? क्योंकि पाई होता है 3.14, उसका डबल 6.28, 6 को 9 में से सब्ट्रैक्ट किया, एक पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 प्लस समथिंग विल बी अ ग्रेटर वैल्यू, 2 माइनस समथिंग विल बी अ कंपैरेटिवली स्मॉलर वैल्यू। तो जो आपके अल्फा और बीटा आ रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं उनकी बात आपसे करना चाहूँ तो जो आपका अल्फा आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 2 प्लस 9 माइनस 2 पाई, है ना, अगर मैंने मान लिया है कि अल्फा बड़ा है, और बीटा जो होगा, अगर बीटा मैंने छोटा मान लिया तो हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट ओवर 9 माइनस 2 पाई, है ना। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं। ये सब क्यों निकाली सर? ये बहुत ज़रूरी रीज़न से निकाली स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका ये वो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप इसे देखना चाहें तो ये है सर x माइनस अल्फा। अल्फा वो जो एक्सप्रेशन है, मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखना अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि हम कैलकुलेशन अननेसेसरीली अवॉइड करना चाह रहे हैं। पर आपको याद है स्टूडेंट्स हमारी वेवी कर्व मैथड जो हमने सीखी है, वेवी कर्व मैथड क्या कहती है सर? अगर अल्फा छोटा है बीटा से, वहाँ पे मैंने अल्फा को बीटा से बड़ा लिया है ना, तो मान लेते हैं यहाँ भी अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है ना। लेट्स टेक अल्फा ग्रेटर देन बीटा, है ना, जब ऐसे ही लिया तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो अल्फा अगर बीटा से बड़ा है तो नंबर स्केल पे बीटा यहाँ कहीं होगा और नंबर स्केल पे अल्फा यहाँ कहीं होगा। आई होप आपको ये बातें पता है। और हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात सीखी है, सोच के देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे इस जोन में जो वैल्यूज़ हैं वो बीटा और अल्फा दोनों से छोटी हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना? और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो बीटा से बड़ी हैं लेकिन अल्फा से छोटी है, और यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा अल्फा से बड़ी हैं। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो? तो सोच के देखो, अल्फा से बड़ी वैल्यू में से अल्फा सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव, अल्फा से बड़ी वैल्यू में से अल्फा सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव, तो क्लियरली ये जोन में वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। बाय द वे क्वाड्रेटिकली अगर चीज़ें सॉर्टेड सी ऑर्गेनाइज्ड सी हैं तो हमेशा वो प्लस माइनस प्लस ही चलता है। यानी जब भी मुझसे कोई पूछे, अगर ये क्वाड्रेटिक अगर मुझे दे दी जाए और पूछा जाए कि ये क्वाड्रेटिक x की किन वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव है, x की किन वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव है, तो मैं कहूँगा अल्फा और बीटा के बीच की सारी वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव है। तो मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछ रहा है ये जो एक्सप्रेशन है ऐसे नहीं समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ऐसे याद करो, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मान लो कि आपका क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का अगर x का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी जा रही होती है, और अगर क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी जा रही होती तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट? हमने सीखा है कि अगर ये रूट है आपका, मान लो बीटा में यहाँ लिख दे रहा हूँ और अल्फा यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो मुझे चाहिए क्वाड्रेटिक कब नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की नेगेटिव वैल्यूज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना, ये जोन में ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव कब से कब तक है सर? अगर आप x की वैल्यूज़ नोटिस करना चाहो तो x की इन सारी वैल्यूज़ के लिए ये नेगेटिव है, इन सारी वैल्यूज़ के लिए मतलब सर बीटा से अल्फ़ा के बीच की वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव है, क्योंकि सर माइनस इन्फिनिटी से बीटा तक ये पॉजिटिव है। आई होप आपको नज़र आ रहा है। और सिमिलरली अल्फ़ा से इन्फिनिटी तक के लिए भी ये क्लियरली क्या है? पॉजिटिव। ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लस माइनस और प्लस, यही तो मैं बनाना चाह रहा हूँ, आपको वेवी कर्व मेथड के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। पर हमें क्या चाहिए था? हमें ये क्वाड्रेटिक जिसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और ये क्लियरली इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, जिसमें मैंने मान लिया कि बीटा छोटा है अल्फा से, है ना, तो बीटा लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर स्केल पे, ये राइट हैंड साइड पर, एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो कर्व कुछ ऐसा जाएगा। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। तो क्लियरली सर वो इस दौरान नेगेटिव होगा। अब इस दौरान नेगेटिव होगा मतलब मैं कहूँगा बीटा से अल्फा के बीच में नेगेटिव होगा, बीटा से अल्फा के बीच में नेगेटिव होगा, मतलब जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपकी इनइक्वेशन है, वो एक्स की इन वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी। किन वैल्यूज़ के लिए? बीटा से अल्फा के बीच की वैल्यूज़, मतलब बीटा क्या स्टूडेंट्स? 2 माइनस अंडर रूट ओवर 9 माइनस 2 पाई, और अल्फा कितना स्टूडेंट्स? 2 प्लस अंडर रूट ओवर, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे अल्फा अगर बड़ा लिया था, आई होप आपको याद होगा, हमने अल्फा वी एज्यूम्ड ग्रेटर देन बीटा, है ना, हमने अल्फा को ग्रेटर देन बीटा माना है, तो ये जो वैल्यू होगी ये प्लस साइन वाली होगी, तो हो जाएगी 9 प्लस 2 पाई। तो ऑफ कोर्स 2 माइनस 9 माइनस 2 पाई से लेकर, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आई थिंक वही बात है ना, वो वहाँ पे प्लस नहीं आएगा, वो हम ऑलरेडी प्लस लगा चुके थे, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा अंडू करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाए, फिर से मैं ठीक करता हूँ। वो ये प्लस माइनस था, तो ये हम प्लस माइनस लगा चुके हैं, माइनस है तो ये प्लस होगा, तो अंदर वाला पार्ट तो 9 माइनस 2 पाई ही रहेगा, और इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो ये बीटा से अल्फा के बीच में एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी आपकी नेगेटिव होगी, यानी वो जो इनइक्वेशन में एक्स की वैल्यूज़ पूछना चाह रहा तो यहाँ से यहाँ तक होंगी। और अगर इस तरह की मैं वैल्यूज़ ढूंढना चाहूँ तो मुझे क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ दिख रही हैं ऑप्शन सी में। क्या आपको दिख रहा है कि सर एक्स जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए
आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये होल्ड होगा, ये ट्रू होगा, यहाँ से ये इस तरीके से आपको बिहेव करेगा। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन फाई हमेशा इससे बड़ा होगा, रादर x माइनस 4x हमेशा से छोटा होगा जब जब x इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में होगा, है ना। और ओपन ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू अलाउड नहीं था तो इक्वल टू 0 होना भी अलाउड नहीं होगा, इसलिए हमने क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाया। सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, और ये तो पॉजिटिव हो रहा है स्टूडेंट्स। x की अगर इससे बड़ी वैल्यूज ले लेंगे तो फिर तो वो उल्टा हो जाएगा, ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझ आया, इसका एक एक रीजन के साथ पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ आया। मैंने आपको दोनों तरीके समझाने की कोशिश की, या तो इनइक्वालिटी वाला हमारा वेवी कर्व मेथड, या फिर ग्राफ के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स में हमें याद है उसके थ्रू भी हम सोच सकते हैं। आई होप दोनों मेथड आपको समझ आई। थोड़ा सा हमने श्रीधर आचार्य मेथड यूज़ किया क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम नहीं कर रही थी, क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स को स्प्लिट करना ऑब्वियसली इज अ डिफिकल्ट टास्क और रादर अ टीडियस टास्क। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को वर्कआउट किया। आई होप ये वाला पार्ट भी समझ आए कि हम सिर्फ साइन इनवर्स साइन 5 को ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते, हमें वहां पर चीजें इस तरीके से ब्रेक करके, इस तरीके से इमेजिन और विजुलाइज करके लानी होंगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी डीपीपी का एक शानदार क्वेश्चन जो कि और इनसाइट्स आपको देगा और क्लैरिटी देगा, और अगर आपको हिंट चाहिए तो थोड़ी सी देर के लिए मान लो कि कॉस इनवर्स थीटा आपका कोई एंगल है। ऑब्वियसली कॉस इनवर्स थीटा क्या होगा, कोई एंगल होगा। इस थीटा को देख के घबराना मत, मतलब थीटा जरूरी नहीं है कोई एंगल है, थीटा बाय कन्वेंशन हम मानते हैं एंगल है, बट यहाँ ऑलरेडी वो कॉस इनवर्स थीटा ले रहा है तो थीटा मस्ट बी अ वैल्यू, उस वैल्यू का आप कॉस इनवर्स ले रहे हो तो दिस शुड बी एन एंगल, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑलवेज रिजल्ट्स यू गिव्स यू एन एंगल। प्रिंसिपल रेंज याद है ना स्टूडेंट्स। तो सोच के देखो, अगर कॉस इनवर्स थीटा को थोड़ी देर के लिए कोई एंगल अगर आप मान लेते हो तो एक क्वेश्चन शायद वर्कआउट हो जाएगा। बस घबराना मत, थीटा देख के मत सोचना कि कोई ना कोई एंगल ही है, बस आप तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के वर्कआउट करने की कोशिश करो और हो जाएगा, यकीन करिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक बार सोचिए जल्दी से, मुझे लिख कर ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपने क्या अप्रोच यूज़ की, क्या आइडिया आपके पास था और आपने फाइनली क्या आंसर लेकर आए। तो जल्दी से ट्राई करके आंसर बताइए स्टूडेंट्स। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसे सोचा। देखते हैं स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे। बड़ा सिंपल सा काम मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले तो वो लिख लेते हैं, 10 π/4 + 1/2 cos इनवर्स थीटा। मैं एक छोटा सा काम करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैं पहले तो सबसे पहले लिख लेता हूँ कि cos इनवर्स थीटा को मैं थोड़ी देर के लिए, दिस इज बेसिकली एन एंगल राइट, तो मैं इसे अल्फा मान लेता हूँ। आई होप हम कर सकते हैं। cos इनवर्स थीटा मतलब दिस इज एन एंगल। ऐसा थीटा देख के घबराना है, डरना है, सोचना मत कि सर किसी एंगल का cos इनवर्स कैसे ले लिया। आपसे किसने बोला कि थीटा कोई एंगल है? थीटा इज क्लियरली अ वेरिएबल फॉर अस सो फार। वो तो कन्वेंशन, एक जनरल ट्रेडिशन है कि थीटा मतलब हम एंगल लिया करते हैं, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो cos इनवर्स थीटा विल गिव यू एन एंगल। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। खैर जो भी हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो भी फंडे हो, जो भी कंसेप्ट हो, हम तो एक काम करते हैं, cos इनवर्स थीटा को एक एंगल अल्फा मान लेते हैं। सर अगर एक एंगल अल्फा माना तो शायद मेरा काम थोड़ा आसान हो सकता है। कैसे? ये है 10 π/4 + 1/2 ऑफ cos इनवर्स थीटा, जो कि हमने अल्फा मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है दैट विल बी 10 ऑफ बहुत ध्यान सुनिएगा, π/4 प्लस ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है 1/2 cos इनवर्स थीटा। cos इनवर्स थीटा अगर अल्फा है और अल्फा को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा α/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ π/4 माइनस, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस 10 ऑफ कितना है स्टूडेंट्स? π/4। दिस इज π/4 माइनस वही सेम एक्सप्रेशन 1/2 cos इनवर्स थीटा, तो वो कितना हो जाएगा? cos इनवर्स थीटा अल्फा, तो ये हो जाएगा α/2। तो आप बेसिकली इसे सॉल्व कर रहे हो। हम करेंगे जो भी वो कह रहा है, आखिर में वो क्या कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो 14/π के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये सब करेंगे हम। पर पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले इससे तो वर्कआउट करूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो मैंने उसे सिंप्लीफाई कर दिया, उसे रख के भी कर लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे ख्याल से इससे करना मुझे ज़्यादा सहूलियत है, इसमें मुझे ज़्यादा कंफर्ट है। तो इस तरीके से अगर मैंने सोचना चाहा तो सर देखो ध्यान से, मैं वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, 10a + b 10a - b। और 10a + b कितना होता है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री वाले हम फॉर्मूले पर आ गए। 10a + b होता है 10a यानी 10 π/4 प्लस 10b दैट्स 10 α/2 डिवाइडेड बाय 1 minus 10a 10b, so 1 minus 10 π/4 into 10 α/2। सर सिमिलरली अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10a - b। सर ये हो जाता है 10a - 10b। आई होप आप ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से रिकॉल कर पा रहे हो। फिर आता है 1 minus 10a 10b, so 1 minus 10 of π/4 into 10 of α/2। नहीं, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस था तो न्यूमरेटर में माइनस तो डिनोमिनेटर प्लस। आई होप ये बात आपको समझ आई। सर बहुत कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर दिया आपने? नहीं किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करिए। देखो कैसे सिंप्लीफाई होने वाला है। सर आप ज़रा ध्यान से देखिए,
पाई बाय 4 यानी क्या 45 डिग्री यानी 1, तो ये होता है 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2। तो न्यूमरेटर में मुझे जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स, आई थिंक डिनोमिनेटर भी इजी सा है, 1 माइनस ये हो जाता है 1, तो ये हो जाता है 10 अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो कितना बन जा रहा है सर, ये बन जा रहा है 1 माइनस 10 ऑफ अल्फा बाई 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये बन जा रहा है 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2, क्योंकि ये और ये 1 है। तो यही बात यहाँ पर दिख रही है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर क्या दिख रही है, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2। आई होप यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है और ये पार्ट अच्छे से आपको समझ आया। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिएगा स्टूडेंट्स। विद दैट अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और अगर अब मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, आई थिंक सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अ गुड आइडिया। तो क्या करना है, इससे 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 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या दिखने वाला है, क्या नजर आने वाला है उससे देखते हैं। सर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 1 प्लस 10 ऑफ अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सर ये हो जाता है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट सर, डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और ये कैसा दिख रहा है सर, ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। आई होप इस बात ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज या बॉदर नहीं किया और ये बात आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझ आई। अब क्या करना है, अब जो करना है वो बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, इसे हमें करना है सिंप्लीफाई और इसे हमें सोचना है। मैं फिर भी यहाँ पे आपको रोकना चाह रहा हूँ और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक बार खुद से सोचकर वर्कआउट करो, एक बार खुद से निकाल के बताओ कि कैसे करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार ज़रा यहाँ से ट्राई करिए स्टूडेंट्स खुद से। आई होप यहाँ से आप चीज़ें सोच पा रहे हो, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे क्या नजर आएगा, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab, और यहाँ से भी क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, यहाँ पे मिलेगा प्लस 2ab, यहाँ पे मिलेगा माइनस 2ab, तो 2ab से 2ab कैंसिल, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डबल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल, तो इसके आगे बस मैं डबल लगा देता हूँ। आई होप वो जो पार्ट कैंसिल हो रहा है वो मैं लिख के नहीं भी बता रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है ना। और सर इसके बारे में क्या ख्याल है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बारे में आपका क्या ख्याल है। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ये सीधा सीधा सा पार्ट है सर। अगर आप यहाँ से देखें तो हो जा रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर आपको दिख रहा है तो क्या आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है इसमें, क्या आपको एक बहुत ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, ऑल्दो उसका रेसिप्रोकल नजर आ रहा है बट नजर ज़रूर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, आई होप ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फॉर्मूला पढ़ा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर हीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर हीटा। क्या आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं जल्दी से इसे कन्वर्ट करके बताता हूँ, बट ये क्लिक होना चाहिए, मतलब इस स्टेप से अब अगली स्टेप सीधे आपको लिखनी चाहिए। अब वो पूरा कन्वर्जन आपको नहीं लिखना चाहिए, बट फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो कि कैसे कर रहे हो सर, क्या कह रहे हो, वो कौन सा फॉर्मूला है, मतलब वो जो cos 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला है वो मैं इस 10 वाले फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर नहीं क्लिक हो रहा है तो सोच के देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है 2 को तो एज इट इज रखना है, तो आई कीप 2 एज इट इज, बट अगर 2 के बाद वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये कितना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, कैन आई राइट इट एज सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। हमारी आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर हीटा है सेक स्क्वायर हीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 विल बी सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो न्यूमरेटर विल हैव सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना। What about the denominator सर, डिनोमिनेटर में छोटा सा काम करिए, 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना। तो ये कितना हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो कि ऊपर जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वहीं जा रहे हैं हम स्टूडेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बट अगर आपको वो नज़र नहीं आया था तो मुझे पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है। बट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद करिए स्टूडेंट्स है ना। अगर क्लिक नहीं हुआ है तो यहाँ पर देख लो जल्दी से। अब क्या हो जा रहा है सर, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो सीधा सीधा सा पार्ट है सर, क्या पार्ट है, सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 दोनों रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे। ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्या आपको याद आ रहा है, cos 2 थीटा, तो ये कितना हो जा रहा है 2 अपॉन, मतलब अल्फा बाई 2 है तो इसका डबल क्या होगा अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन कॉस अल्फा। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है स्टूडेंट्स, अगर ऐसे नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ हमने जो पढ़ा है। अगर आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज पता है, पहले तो अगर मैं cos 2 थीटा का ये वाला वर्जन बताऊँ तो ये कौन सा होता है स्टूडेंट्स, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक वर्जन क्या होता है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और जो टेन थीटा वाला वर्जन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसी का रेसिप्रोकल जो आप पढ़ते आ रहे हो क्या स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चारों फॉर्मूले याद रखिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप खुद देखो ना इसमें क्या हो जा रहा है, ये कितना हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, जो भी कैंसिल हुआ तो वापस क्या बन जा रहा है कॉस 2 थीटा, क्योंकि इससे ये बन जा रहा है, इससे आप ये बना सकते हो, इससे आप ये बना सकते हो। ये कहाँ से आ रहा है कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, वही तो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 के तौर पर, तो या तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो कॉस 2 थीटा के ये चारों वर्जन्स, ये चारों वेरिएंट्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये चारों किसके फॉर्मूले हैं? ये चारों आपका जो एक्सप्रेशन है वो है कॉस 2 थीटा। इस एक्सप्रेशन को प्लीज़ याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ होता है, कभी इंटीग्रेशन में यूज़ होगा, कभी हर कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ होगा। तो मैं डायरेक्टली आपसे यहाँ से वो पार्ट चाह रहा था। खैर कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, आप लिख पा रहे हो उसे 2 अपॉन कॉस अल्फा। खैर सारी बातें छोड़िए, आप तो मुझे ये बताइए, अगर कुछ ऐसा है, अगर कुछ ऐसा है तो सर यहाँ से मैं एक और बात तो डिराइव कर सकता हूँ ना कि अगर थीटा ऐसा है तो कॉस अल्फा कितना होगा थीटा। अगर कॉस अल्फा थीटा है, अगर कॉस अल्फा थीटा है तो कॉस अल्फा अगर थीटा है, आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो, तो ये किसके इक्वल है सर? ये है 2 अपॉन थीटा के इक्वल। मतलब आपने जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्लोर की वो आती है 2 अपॉन थीटा के इक्वल। ये जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 2 अपॉन थीटा के इक्वल, जो उनके अकॉर्डिंग 14 अपॉन पाई के इक्वल है। यानी सर जो आपने 2 अपॉन थीटा निकाला वो था 14 अपॉन पाई। डू आई नीड टू टीच यू आगे स्टूडेंट्स की अब क्या करने वाले हैं? आई होप मुझे क्या चाहिए थीटा की वैल्यू, तो छोटा सा काम, 2 की वैल्यू 1, मतलब 2 का 1 टाइम्स 1, 2 का 7 टाइम्स 14 है ना। थीटा वहाँ गया और जैसे ही थीटा वहाँ गया तो ये हो जाने वाला है पाई बाय 7, और जैसे ही ये पाई बाय 7 आता है आई थिंक आंसर हमारे काफ़ी क्लोज है और हम मार्क कर चुके हैं। तो आपको रियलाइज़ हो रहा है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। हैड यू कंसिडर्ड दिस एज अ वेरिएबल, खैर इसे ऐसा भी कंटिन्यू करते तो आंसर आ जाता, कोई गलती नहीं होती, बट वो और कॉम्प्लिकेट होता, वो और कंफ्यूजिंग होता, तो हमने उसे पहले ही सिंप्लीफाई करके रख लिया। आप अल्फा की जगह एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो, आई थिंक वो आसान बना देगा प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व करने की प्रोसेस को, क्योंकि देखो उससे चीज़ें फटाफट दिखती चली गई, उससे चीज़ें फटाफट होती चली गई और उससे हमने क्वेश्चन को फटाफट वर्कआउट कर लिया और हम इतना सिंपल बना पाए। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको जो यहाँ पे करना चाहिए था वो इस फॉर्मूले को लेकर कि ये हमारा cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल है ना, मतलब cos अल्फा का रेसिप्रोकल है इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बस इतनी सी बात थी, इतना सा आसान सा क्वेश्चन था। मेजरली जो मैं सबसे ज़रूरी लर्निंग आज के लेक्चर से आपको देना चाह रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स, ये सारी बातें बेशक अच्छी हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, हर एक क्वेश्चन में बहुत सारी बारीकियाँ छुपी हुई हैं, बट ये जो 2 लर्निंग्स है स्टूडेंट्स, आई होप ये दोनों लर्निंग्स आपने सीखी। पहला तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये जो जेनरिक एक्सपांशन, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन से आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बट ये जो सारी चीज़ें आज सिखाने की कोशिश की गई है, 6th क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं लगे आज जब बात निकली है तो 6th क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन था क्लास, एक एक टर्म को ऐड करने वाला, तो हमने ये सारी चीज़ें आज सीखी और यहाँ तक हमने चीज़ें वर्कआउट की। आई होप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई। विद दैट स्टूडेंट्स अब अगर हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, पूरी डीपीपी आपके सामने है। मेरा यकीन है कि क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं भी हो रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चंस टफ हैं, आई डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट, बट ऑफ कोर्स इनके थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, ऑफ कोर्स इनके थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें पता कर पा रहे हैं, इनके थ्रू आप काफ़ी सारी बारीकियाँ सीख रहे हैं, काफ़ी सारी इंसाइट्स आपको पता चल रही हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट क्रूशियल पार्ट कि आप लेक्चर्स एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं, इनके थ्रू आपको काफ़ी सारी बातें पता चल रही है और आप इतनी गहराई में चीज़ें जान पा रहे हैं। तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट और टफ होने में प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, वो तो होने दो, वो तो होना चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, क्योंकि आसान क्वेश्चंस करके आप खुश मत होइएगा, यही बात हम शुरुआत से करते हैं। क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे तो ही आप कुछ सीख पाएंगे, है ना, और तभी आपके नए नए डायरेक्शंस एक्सप्लोर होंगे कि देखो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। और वही तो बात है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपको एक्सपोज करने वाली कि आप हर तरीके की चीज़ सोच पाए, है ना। एंड सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स कि www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। मतलब आप इमेजिन करो पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। मतलब हर प्रोग्राम हर 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 कोर्स, जैसे कि अगर आप देखें किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, इसके साथ ही अगर आप यहाँ भी देखें तो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे ये वाले एनटीएसी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, नीट, हर एक सेक्टर हर एक सेगमेंट पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्वालिटी एजुकेशन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट से क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, आप खुद फील कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को देखकर ऑफ कोर्स, है ना। तो वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेसिबल हैं। जैसे कि अगर आप आईआईटी जेईई सेगमेंट पर क्लिक करते हो तो आपका पूरा आईआईटी जेईई सेगमेंट ओपन हो जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सारी चीज़ें क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ अरेंज्ड है। जैसे अगर मैं 12th क्लास का मैथ्स देखना चाहता हूँ तो मैं वॉच नाउ पर क्लिक करूँगा,
यहाँ पर आपका 12th क्लास का मैथ्स आ जाएगा और यहाँ पर भी इंडिया के टॉप टीचर्स आपको ये सारी चीज़ें IIT JEE मॉड्यूल में डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं। वी आर अश्योरिंग यू ऑफ दिस। जैसे अभी जो टॉपिक चल रहा है आपका, वो चल रहा है चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप एक एक करके सारे लेक्चर्स देखते जाइए और देखने के साथ क्या करना है, वहाँ पे लेक्चर भी हैं, उनकी DPP भी हैं PDF फॉर्म में, उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस हैं और ऐसे हर चीज़ आएगी। यहाँ पे पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आएंगे, यहाँ पर आपके डाउट्स वाले लेक्चर्स भी आ जाने वाले हैं, यहाँ पर आपके सारे लेक्चर्स आएंगे, इवन आपके सब कुछ यहाँ अरेंज होगा प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली। एंड ऑफ कोर्स ये यहाँ से आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, यही सारी चीज़ें सेम रेप्लिकेट होती हैं। कोई ऐसा ट्रायल वर्जन पेड वर्जन नहीं है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर मांग कर बोला अगर आपसे डिटेल्स ली जा रही है, आपसे कुछ फिल करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आप हमें यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड येस स्टूडेंट्स, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप जिस भी लेक्चर पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, जैसे अगर आपने यहाँ वॉच नाउ पर क्लिक किया तो बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन पर यहीं आप लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं। और लेक्चर्स एंजॉय करते हो अगर आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, अगर ये आपकी IIT JEE की तैयारी को कंटिन्यू करवा रहे हैं और अच्छे से आपको शार्पन कर रहे हैं, तो उन्हें लाइक भी करिए स्टूडेंट्स, सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड और आपके लिए इसी तरह हम काम करते रहें। चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं कि कोई भी वीडियो रिलीज़ हो रहा है तो आपको पता चलता रहे, कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी नई चीज़ आपके लिए आ रही है तो आपको पता रहे, तो अप्राइज्ड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि हर एक शख्स इस कोर्स का, इस प्रोग्राम का, इस मॉड्यूल का फ़ायदा उठा पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।